लोकल गवर्नेंस। देखिए, हम हमेशा आपको कहते हैं कि आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के चक्कर में मत पड़िए। कैसे किसी विषय को पढ़ना है, सबसे आपका फोकस उस पर होना चाहिए। ठीक है, हम सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको एक ही शब्द क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर नया है। ठीक है, वो क्या है आपका स्थानीय, स्थानीय तो सिंपल लोकल। स्वशासन, अभी तक शासन पढ़ रहे थे, स्वशासन। ठीक है, लोकल गवर्नेंस। स्व का मतलब क्या होता है? स्व का मतलब खुद का, खुद का शासन। मतलब हम बोले तो स्वयं का शासन नहीं, स्वयं का शासन। सेल्फ गवर्नेंस, यही तो मतलब निकल गया इसका, स्वयं का शासन। ठीक है, आप देखिएगा। अच्छा, आपका एंशिएंट हिस्ट्री तो हो चुका है। ठीक है, एंशिएंट मिडाइवल तो हो चुका है। आप देखेंगे कि एंशिएंट काल से मिडाइवल में भी आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन मिडाइवल में यह एक स्ट्रांग रूप में दिखाई नहीं पड़ रहा होता है। लेकिन एंशिएंट काल से ही हमारे कल्चर में रहा है खुद का शासन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो स्वशासन है यह हमारी सोशल मतलब सामाजिक एंड सांस्कृतिक ये क्या रहा है, इथोस रहा है। इट इज आवर सोशल एंड कल्चरल इथोस। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? इथोस क्या, अवलोकन? आई एम नॉट श्योर राइट ना व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इथोस। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं यह हमारी सामाजिक एंड सांस्कृतिक जो है, हम धरोहर तो इसको नहीं बोल सकते हैं, एक परंपरा या एक परिपाटी कह सकते हैं। ठीक है, खुद का शासन, खुद पर खुद के द्वारा शासन जो है, ठीक है, यह जो है कहीं ना कहीं यह हमारी सामाजिक एंड सांस्कृतिक परिपाटी बनी आ रही है। कहाँ, कब से? एंशिएंट काल से। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं इट इज आवर सोशल एंड कल्चरल इथोज। इस बात को समझ पाए हम लोग? पहली बात, शब्द का मतलब समझिए। शब्द का मतलब क्या है? लोकल गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नेंस तो हम संघ के साथ भी पढ़ रहे थे, राज्य के साथ भी पढ़ रहे थे। फिर यहाँ पर लोकल का मतलब क्या है? ठीक है, स्वशासन का मतलब क्या है? स्थानीय। स्वशासन का मतलब क्या है? स्व का मतलब अपना, शासन स्वयं का शासन, सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, तो क्या सेल्फ गवर्नेंस इट इज अ मॉडर्न कंसेप्ट? नॉट, इट इज आवर सोशल एंड कल्चरल इथोस। यह मेरा क्या रहा है? एंशिएंट काल से मेरा यह सामाजिक एंड सांस्कृतिक परिपाटी रही है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर हम बात करें इसका महत्व, इसकी महत्व की अगर बात करें, व्हाट इज द रेलेवेंस, या इसकी महत्व की बात करें, क्या होता है, इसका महत्व क्या है? अगर स्वयं का शासन करे, इसका क्या क्या महत्व हो सकता है? एक बात मुझे बताओ, आप जो भाग 4 में डीपीएसपी पढ़ रहे थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, ये जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट की जिम्मेदारी है या कर्तव्य है? जिम्मेदारी। कर्तव्य का मतलब क्या? वो बंध जाएगा फिर। ठीक है, यह स्टेट के अगेंस्ट नहीं है, यह स्टेट की अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेहिता, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, स्टेट का मतलब हम बात करें तो यूनियन भी हो सकता है, फिर प्रोविंस, जिसे हम स्टेट बोल रहे होते हैं। ठीक है, ये बताइए, डीपीएसपी को रेगुलेट करने के लिए जो लॉ बनेगा या पॉलिसी बनेगा, ठीक है, जब तक लोकल शासन की साथ ना मिले तब तक यह योजना ग्रामीण स्तर तक नहीं आ पाएगी। बात को समझ पा रहे हैं? मनरेगा हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, ठीक है, हर घर नल जल हो, ठीक है, गांव में सोलर लाइट लगाना हो, गांव में मास्क बंटवाना हो, बटा था आपका?
नहीं बेटा, जाके मुखिया को बोलो, वार्ड को बोलो, तो वार्ड जो सब साबुन भी दिया था उसमें। ठीक है, इसका साफ मतलब है कि संघ के द्वारा या राज्य के द्वारा जो कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ठीक है, यह कल्याणकारी कार्यक्रम अच्छे से इम्प्लीमेंट तब हो पाएगा जब स्थानीय लोगों का, स्थानीय शासन का क्या लगे उसमें भागीदारी हो, पार्टिसिपेशन हो, ठीक है, तब जाकर के राज्य जो है आपकी कल्याणकारी। इसका मतलब हम ये तो बोल सकते हैं ना कि किसी भी राज्य के समावेशी विकास, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ जो है, ठीक है, अगर इसकी महत्व की बात करें, स्थानीय स्वशासन के महत्व की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी राज्य की जो समावेशी विकास को सुनिश्चित करता है कौन? स्थानीय स्वशासन। इंक्लूसिव ग्रोथ आप लोग समझते हैं क्या होता है? समावेशी विकास क्या होता है? समावेशी विकास यूपीएससी के सिलेबस में यह लाइन दिया गया है, समावेशी विकास, ठीक है। समावेशी विकास को हम कहते हैं चहुमुखी विकास, ठीक है, एक मुखी नहीं, चहुमुखी विकास, ठीक है। इसके लिए इंग्लिश में एक शब्द है इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा बताओ, हम अगर एंशिएंट काल में जाएं, ठीक है, तो वहां पर यह जो क्या है स्वशासन की जो है महत्व वहां पर पहले से दिखाई पड़ रही है। क्यों? क्योंकि वहां की हर समस्या का समाधान भी किसके द्वारा होती थी? समस्या समाधान की एक क्या है, वह समस्या है लोकल स्तर पर समस्या, उसका समाधान भी गांव के स्तर पर ही हो जाता था, ठीक है। और आज भी इसकी क्या दिखाई पड़ रही है, ठीक है, कोई भी पॉलिसी है एंड लॉ है, उसका इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन, ठीक है, किसकी सहयोग से? स्वशासन, मतलब क्या बोल सकते हैं, स्थानीय अच्छा बताओ, समस्या समाधान, क्या हम स्थानीय स्वशासन को इस रूप में देख सकते हैं कि यह एक क्या है, समस्या को समाधान देता है यह, ठीक है। आप देखिएगा अभी भी जो है सरपंच की बातें जो है कोर्ट मानती है, सरपंच की लिखी गई बातें जो है कोर्ट में मान्य होता है, ठीक है। सरपंच जो है शासन का एक क्या है, वो अंग ही तो है। वह किस शासन का अंग है? केंद्र, राज्य या स्थानीय? इसलिए हम कहते हैं स्थानीय स्वशासन क्या है, समस्या का समाधान देता है, ठीक है। तो इसका महत्व, अच्छा बताओ, क्या हम इसमें ये नहीं कह सकते कि स्थानीय स्वशासन है, इसका मतलब स्थानीय सहभागिता भी इसमें क्या होती है, सम्मिलित होती है। स्थानीय सहभागिता, लोकल पार्टिसिपेशन, स्थानीय सहभागिता को क्या करती है, या इंश्योर करती है, सुनिश्चित, इट इज इंश्योर्ड द लोकल पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। बात को समझ पा रहे हैं? तो इसका महत्व, अगर हम स्थानीय स्वशासन का महत्व अगर देखें, ठीक है, तो इसके महत्व पर कई जो है पॉइंट्स नजर आ सकते हैं। जैसे स्थानीय स्वशासन समावेशी विकास को सुनिश्चित करता है, इट इज इंश्योर्ड द इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद क्या है, यह समस्या का समाधान देता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, किसी भी पॉलिसी, किसी भी लॉ को अगर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, उसमें यह क्या होता है, यह एक सहायक, ठीक है। उसके बाद क्या है, यह स्थानीय सहभागिता को क्या करता है, यह सुनिश्चित करता है, ठीक है जी। अच्छा बताओ, अगर इतनी सारी चीजें हो रही होंगी, ठीक है, तो क्या आपका समाज जो है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि वह सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को क्या कर रही है, वह स्थापित कर रही है, स्थापित करती है। इट इज एस्टैब्लिश द सोशल जस्टिस इन आवर गवर्नेंस,
हाँ या ना? यह स्थानीय न्याय को क्या करती है? इससे होगा क्या? सामाजिक न्याय स्थापित हो सकेगी। ठीक है, सामाजिक न्याय स्थापित होने का साफ मतलब है कि यह वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश कर रहा होगा। हाँ या ना? वेलफेयर स्टेट मतलब व्हाट? क्या कल्याणकारी राज। कल्याणकारी राज्य को क्या करती है? वह स्थापित करती है। ठीक है, इतना सारा चीज हो रहा होगा तब जाकर के राज्य में क्या आएगी? समावेशी विकास हो पाएगा। फैक्ट पे भी मत जाइए, हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटीज। ठीक है, उससे पहले जो है कुछ थॉट्स को आप बनाइए कि आपका कभी सवाल आ जाने का तब विचार कीजिए। ठीक है, तो विचार पहले बनाइए तो सही, पहले विचार डेवलप तो कीजिए। ठीक है, आप लोग खो जाते हैं कहीं पे नहीं, आप लोग फैक्ट के बहुत ललायित रहते हैं। काश पढ़ा ही दे, पता दे किस आर्टिकल में है, किस भाग में है, कब ये अमेंडमेंट। ये सब क्या है? बहुत छोटी चीज़ है। ठीक है, ये सब क्या है? बहुत छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, आप पहले इसकी बेसिक को समझिए, इसकी अवधारणा को समझिए। ठीक है, आप क्या चाहते हैं? आप हमेशा कोचिंग का चक्कर लगाना चाहते हैं? ठीक है, क्या अपनी जो लाइफ है, क्या अपनी लाइफ को, बची हुई लाइफ जो है आपकी, कोचिंग के चक्कर में चाहते हैं गंवाना? एक बार पढ़ो यार, जिंदगी भर थोड़ी पढ़ना है। ठीक है, अपने लाइफ का कुछ हिस्सा काटो, 2 साल 3 साल खुद के लिए दो तो सही। ठीक है, दो मालूम चला कि फल आज यहाँ कुछ पढ़े, कल है वहाँ पढ़े, कल है, फिर दोस्त बोला ना फलाना कोचिंग का लवा हल, तो वहाँ जाके पढ़ लिए। यार व्हाट नॉनसेंस। फिर जीवन मतलब तुम्हारी अपनी जीवन नहीं है क्या? हम तो एक बार क्लास किए, ठीक है, उसके बाद नहीं हुआ, पोथी पत्रा फिर रखे अपने पास। जब हमें लग गया कि एक बार टीचर से नहीं हमको समझा पाया, तो अब हमें खुद ही समझना होगा। ठीक है, खुद बैठे पोथी पत्रा लेकर के खूब पढ़े। ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, अपने उम्र के 22वें साल से लग गए थे पढ़ाने, 22वें, ये मेरा 8वां 9वां साल है। अब मेरा एज का आकलन मत करना। ठीक है, अभी भी याद आता है जब फर्स्ट क्लास जब एंटर किए थे, कुछ बच्चे हटे ही नहीं थे। वो लगा तो ये भी कब विद्यार्थी होगा, वो तो बाउंसर आया तो हटाया। कुछ तो अच्छा यही पढ़ाएगा मुझे। तो सोचिए कि फिर मेरी 18, 19 एंड 20 का एज कहाँ गया होगा? किताब में तो गया होगा। ठीक है, इसलिए कुछ साल अपने जीवन में काट दीजिए कि नहीं इतने साल पढ़ना है हमको, 2 साल 3 साल से ज़्यादा ये नहीं कि 5 साल तक लगातार। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो उछारो यारो, ये समय विश्वास नहीं था अपना। ठीक है, वो आसमान में सुराग हो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। हमें तो भाई जॉब चाहिए जीवन जीने के लिए ना। मुझे आईएएस क्या है? हमें जिस लक्ष्य तक पहुंचना है उसका एक सीढ़ी मात्र है। तुम एसडीएम क्यों चाहते हो बनना? मामा को दिखाना है, समाज को दिखाना है, उसका एक रास्ता है। मेरे पास कई रास्ते हैं अभी। ठीक है, इसलिए इस सब चीज से थोड़ा हटा करो। दुनिया क्या सोचती है, दुनिया के लिए हम पड़े हुए हैं। दुनिया क्या सोचती है, दुनिया क्या बोलती है, या उसका ठेकेदारी हम अकेले पैदा लिए हैं, अकेले ही मर जाएंगे। ठीक है, दुनिया कुछ भी सोचे, ठीक है, उसे परवाह। बैंक में जॉब किए, मम्मी बोले कि रिजाइन मत देना, बोला ओ माय गॉड, अब मम्मी को बोलेंगे तो मैटर फंस जाएगा। मैटर इमोशनल का, चुप्पे से क्या रिजाइन मार दिए। यार सामाजिक बंधन में कैसे जी पाएंगे हम? ठीक है, जब बंधन में जीने होने का जीवन हमें जीना है कि मम्मी को जीना था। ठीक है, तो एक चार दीवारी में बंद होकर के कभी लगाना है लिंक फेल है, लिंक पास है, लिंक फेल का लगा दिए, 2-4 गालियां का सुना जाएगा। ऐसी जीवन 6 महीना जॉब के, उसमें एक ही काम है
ठीक है, पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, किसी कासा फासा, अरे भाई कितना पैसा कटा कितना। जीवन का मतलब है हर दिन नया चैलेंज। ये कहाँ मिलता है आपको? कमीशन में। आइए, आपको हर दिन एक नया चैलेंज मिलेगा, हर सुबह एक नया सुबह होगा। बैंक में एक ही सुबह है, ठीक है, कोई नया चेंजेस है ही नहीं, मार दिए रिजाइन, हटो यहां से। अब देखो स्थानीय, अब देखो क्या सब्जेक्ट को पहले समझो, पहले कि पढ़ना मुझे कैसे है। तुम पार्ट 9 में पढ़ोगे, तुमको हर कोई बता जाएगा। यूट्यूब पे डालो, खोलो एक बार पंचायती राज, हर कोई पार्ट 9 आर्टिकल 243 से लेकर 243 के ओ तक, कौन नहीं बताएगा भाई। पंचायती राज में 29 सब्जेक्ट हैं। ये जान करके, ये पढ़ करके आपको हमसे क्या लाभ मिलने वाला है? आपको वही लाभ मिलेगा जो बाकी यूट्यूब में मिल रहा है। आप यहां पर ये सीखिए कि ये टॉपिक स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन, स्वशासन का मतलब क्या? अरे कुछ भी नहीं पता है। स्वयं, स्व का मतलब तो स्वयं होता है ना भाई। स्व का मतलब क्या होता है? स्वयं, स्वयं का शासन, ठीक है। तो स्वयं का शासन क्या ये मॉडर्न कंसेप्ट है? नहीं, ये हमारी क्या रही है? हमारी सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत रही है यह, ठीक है। हम एंशिएंट काल से जो है स्वयं प्रशासन किए, ठीक है। कुछ गांव मिलाकर, जैसे आपका क्या है ये कौटिल्य का कौन सा एक बुक है, अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र में जो है पंचगामी शब्द है, 5 गांव को मिलाकर के पंचगामी बनता था, ठीक है। तो ये 5 गांव को मिलाकर शासन, मतलब एक पंचगामी मतलब क्या? 5 गांव का शासन, ठीक है। तो ये तो हमारा एंशिएंट काल से रहा है, ठीक है। उससे भी पहले चले जाइए, वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। पोस्ट वैदिक पीरियड में आप देखिएगा सभा एवं समिति क्या रहा है? इट इज अ पार्ट ऑफ लोकल गवर्नेंस, यही तो है। आप साउथ इंडिया का हिस्ट्री देखिए, वहां पर चोला एम्पायर का मतलब, चोला एम्पायर में क्या है? चोला एम्पायर का जो है कौन सा इंस्क्रिप्शन है? उदयपुर जो आपका क्या है? इंस्क्रिप्शन है। वहां से जो है लोकल गवर्नेंस का साक्ष्य मिलता है। और सभा एंड नगरम, ये क्या था उसका? एलिमेंट ऑफ लोकल गवर्नेंस, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं स्वयं का शासन ये हमारे लिए कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये हमारे लिए कोई नया कंसेप्ट नहीं है। इट इज आवर सोशल एंड कल्चरल इथोस, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है यह हमारी सामाजिक एवं सांस्कृतिक इथोस रही है। इसका साफ मतलब कुछ तो महत्व रहा होगा, जो प्राचीन काल में है उसकी धारणा आज तक चली आ रही है। इसका मतलब कुछ तो इसका महत्व रहा होगा। महत्व क्या है? अगर महत्व देखें तो भाई समावेशी विकास इसके बिना संभव नहीं है। क्यों समावेशी विकास इसके बिना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि हम जो संविधान में पार्ट 4 पढ़ रहे हैं डीपीएसपी, उसका इंप्लीमेंटेशन अगर हो तो केंद्र और राज्य, ठीक है, ये जमीनी स्तर मतलब क्या स्थानीय स्तर तक या जो है प्लान को या किसी लॉ को इंप्लीमेंट कर पाने में सक्षम होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है? डीपीएसपी से संबंधित जो भी पॉलिसी है या जो क्या है लॉ है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए लोकल शासन की सहभागिता आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए यहां पर क्या है, यहां पर स्थानीय सहभागिता को सुनिश्चित करता है। इसका मतलब, इसका साफ मतलब क्या है? शासन में सहभागिता, शासन में सहभागिता का आना, पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, इट इज इंश्योर्ड इन अ लोकल गवर्नेंस, ठीक है। उसके बाद क्या है? यह समस्या का समाधान देता है। क्या चीज? स्थानीय स्वशासन, जो गांव स्तर पे रहते, इसमें कोई नहीं है जो प्योर गांव में रहा हो, जो प्योर देहात में दम आप रहे हैं। वहां पर देखिए जो गांव, जो गाय गोरू का तबेला बनता है, तबेला, तो छप्पर चढ़ाने के लिए जो है कई लोग आते थे मिल करके। छप्पर बना लीजिएगा कोई तो गांव के सब लोग मिल करके जो है उसमें बांस लगाते थे और वो सब कोई उठा करके वो छप्पर को लगाते थे। ओ माय गॉड, स्थानीय स्वशासन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कहाँ था वो? ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहाँ था पहले? इसलिए तो गांधी जी बोले भारत कहाँ बसता है? गांव में बसता है भाई। से बताओ, गाय गोरू का मचान बनाना था या फिर भुसकार, समझते हो भुसकार क्या होता है?
भूसा और जो अन्न पानी को स्टोर रखने के लिए जो है वो बनता था बांस का, तो उसका जो कुछ इस प्रकार जो बनता था ऊपर का, क्या बोलते, कैप नुमा जो होता था, ठीक है, हाँ जो भी कहो उसको, ठीक है, देखे खोप, हाँ यस यस श्योर खोप, ठीक है, तो वो खोप चढ़ाने के लिए भी गांव के कई लोग आते थे। अच्छा, तो ये सारे काम अकेला नहीं हो सकता था, इसलिए भी गांव में आपस में क्या था, एक मधुर संबंध हुआ करता था। और मैं बताऊं, भले झगड़ा उगड़ा हो रहा हो, मैटर फसल है आपस में, लेकिन ऐसा अगर मैटर है झोपड़ी चढ़ाना है तो उसको त्याग करके सभी लोग आते थे और वो बांस लगाते थे और झोपड़ी पर जो है क्या बोलते, मचान पर झोपड़ियों को, हाँ वो कैप नुमा जो होता था उसको चढ़ाते थे, ठीक है। इसलिए भी हमारे यहाँ समाजवाद 42वें संविधान संशोधन से आएगा। हमारे यहाँ समाजवाद क्या 42वें संविधान से, ना ना ना, हमारे यहाँ समाजवाद तो भाई एंशिएंट काल से है। इसको समझने के लिए क्या करना होगा, महात्मा गांधी का मानना क्या था, भात कहाँ बचता है, गांव में। आप गांव जाते हैं लेकिन आप रहते हैं स्टारडम में कि देख हम शहरी बाबू हैं, अरे नहीं, जमीन से जुड़ के रहना चाहिए, ठीक है, हैं? इसका मतलब आपका गांव जो है वो ट्रांजिट फेज में है, नगर पंचायत के स्तर पर है, समझ रहे हैं। आगे पढ़ाएंगे आपको नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। नगर पंचायत का मतलब क्या, वो गांव छोड़ करके शहर, हाँ हो रहा है। पहले क्या था, गांव का जो क्या था, मर्द उर्द सब पहले था बाहर, अब क्या है, नया घर बनने के आ गया है कंसेप्ट। अब मर्द भी कहाँ सो रहा है, घर में, पूरा गांव खाली खाली लग रहा है। पहले चोर की इतनी हिम्मत थी गांव में घुस जाए, एक भी कोई उठ गया बस मामला सेट। अब ये सब चीज दूर हो रहा है। अब गांव में लोग ले रहे हैं क्या चीज, वॉशिंग मशीन, फ्रीज। अब गांव के लोग भी कमजोर हो रहे हैं। पहले गांव के लोग क्या था, खुद गाय गोरु पालते थे, दूध खा रहे, केला जो है खुद जा रहे, हरी साग सब्जी उपज रहा है, ठीक है। तो अब गांव के लोग भी कमजोर हो रहे हैं, क्यों, शहरीकरण अब जो है गांव तक बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। यह सब भी निबंध लिखना होता है, ठीक है। नगरीकरण एक अपने आप में क्या, निबंध का एक चैप्टर है। इसकी पॉजिटिविटी और इसकी निगेटिविटी, ठीक है। इसका बढ़ना ये हमारे लिए अच्छा है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा बढ़ जाना क्या है, हमारी सामाजिक एवं सांस्कृतिक के लिए क्या है, यह खतरा है, ठीक है। हम गांव के लोग भाग रहे कहां पर, वेस्टर्न की तरफ, ठीक है। और वेस्टर्न कहां भाग रहा है अब, योगा। जाइए कभी ऋषिकेश, सब विदेश जो है ओलोम विलोम में व्यस्त है और हम लोग सो के उठ ही रहे 7 बजे। जंपिंग, कौन जंपिंग, ओह माय गॉड, यस। गांव के पहले बच्चे क्या थे, गर्मी हुआ गांव के सारे बच्चे नदी तालाब के पास दिखाई पड़ रहे हैं, खुद को सब नहा रहे हैं। वहां एक अलग था कंपटीशन, मोबाइल था नहीं, सामूहिक गोली खेल रहा है गाछी में बैठ करके, ठीक है। गर्मी ढेर गर्मी लग गया, कूद गया कहां, तालाब में। अब आ गया मोबाइल, घर में ही लोग क्या है, सब सेपरेट हो गया है। बाप को ये नहीं पता कि बेटा क्या कर रहा है, बेटा को ये नहीं पता कि बाप मेरे घर में है भी या नहीं है। ये सब क्या हो रहा है, ये सब हमारी सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो क्या है, मतलब जो कल्चर रहा है, ये कल्चर फटीग हो रहा है यह, ठीक है। खैर छोड़िए, हटाइए। उसके बाद देखिए, इतना ये महत्व है, इसका प्रतिफल क्या बोलता है, प्रतिफल है सामाजिक न्याय स्थापित हो सकेगा, ठीक है। इसका प्रतिफल क्या है, राज कल्याणकारी हो सकेगा। राज में सामाजिक न्याय हो, राज कल्याणकारी हो, ठीक है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि राज्य में समावेशी विकास हो पाता है, ठीक है। अच्छा बताओ, कहीं यही तो लक्ष्य नहीं रहा है लोकतंत्र का? लोकतंत्र का लक्ष्य ही क्या रहा है? लोकतंत्र की लक्ष्य को क्या कर रहा है, या पूर्ण करता है। लोकतंत्र का लक्ष्य क्या था? सामाजिक न्याय। लोकतंत्र का लक्ष्य क्या था? जन कल्याण। लोकतंत्र का मतलब क्या था? सहभागिता।
ठीक है, क्या लगता है ये सारे आयाम पूर्ण कर रहा है कौन? स्थानीय स्वशासन। बात समझ में आया या बत्ती जली की जल ही गई? क्या हो, आ रहा है समझ में? तो छापिए जल्दी से, छाप लिए इसको। अब लिखे डेवलपमेंट, विकास। आवाज नहीं, थोड़ा सा मौका मिलता नहीं कि आप लोग जो है याद रखिए। आज आपकी जो है क्लास बाहर भी देखी जा सकती है। हाँ, कैमरा मतलब रिकॉर्डिंग जब YouTube पे अपलोड होगा तब तो सिर्फ क्लास का, लेकिन कैमरा तो क्या है, फ्री है ना, कभी भी वो। तो अपनी हरकत को क्यों चाहते हैं बाहर? ठीक है, इसकी विकास को अगर देखिए, एक आयाम और बना दीजिए। 4 आयाम में इसका विकास देखिए। एक देखिए एंशिएंट, एंशिएंट क्या बोलते हैं? प्राचीन। जब देखो तो हर्षित का सही है, गलत है? बोलना चाहिए था ना फिर। तुम लोग बहुत चालाक आदमी हो, लिख देते हैं। ब्रिटिश कालीन, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूलिंग या ब्रिटिश रूल। ठीक है, उसके बाद लिखो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। ठीक है, इसकी डेवलपमेंट को आप इस रूप में देख सकते हो। किस रूप में? 4 स्वरूप में आप इसको देख सकते हो। एक है प्राचीन कालीन, उसके बाद मध्यकाल, ब्रिटिश कालीन, उसके बाद क्या है? संविधान में, इन कॉन्स्टिट्यूशन, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में जो अच्छा शब्द लगे, ठीक है, आप उसको लिख डालिए। ठीक है जी। कई सवाल पूछा जा सकता है कि जैसे एक है ना, लॉर्ड रिपन को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ आवर लोकल गवर्नेंस, या हमारे भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक। तो ऐसा लगता है कि स्थानीय स्वशासन इसने ही दिया है। ठीक है, तो सवाल पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। ठीक है, कि स्थानीय स्वशासन ब्रिटिश के द्वारा दिया गया एक उपहार है। ठीक है, बोला हाँ यस, 1882 में जो है लॉर्ड रिपन, इसलिए जो है उस रेजोल्यूशन को हम जो है मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो यह कंसेप्ट है, यह क्या है? बहुत पुराना है। ठीक है, अगर एंशिएंट काल में देखना हो, ठीक है, चूँकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में शासन थी, लेकिन इसका प्रमाण दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि हम हिस्ट्री में आप पढ़ चुके होंगे, और आपको तो हिस्ट्री को लेकर कुछ भी बताना सूरज को दिए दिखाने जैसा है। ठीक है, लेकिन हमारी दृष्टि से ऐसा है कि व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है? व्हाट हैपन इन आवर पास्ट एग्जैक्टली। ठीक है, एग्जैक्टली मीन्स व्हाट? दैट इवेंट्स विच हैव अ लीगल सोर्स। ठीक है, वह घटनाएं जिसका एक क्या हो, उसे ही तो हम क्या बोलते हैं। इसलिए हम कहते हैं हिस्ट्री क्या है? इनकम्प्लीट है, विदाउट सोर्स।
ठीक है, बखुरती आप जो है पढ़े ही होंगे। तो हम, मेरा मानना है कि अगर कोई सिविलाइजेशन इतना स्ट्रांग रहा है, ठीक है, तो शासन का कोई ना कोई प्रतिरूप तो होगा, लेकिन उसका कोई सोर्स दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसका विकास गौण दिखाई पड़ता है। लेकिन वैदिक सिविलाइजेशन आता है, वहाँ पर जो है हमारे पास, ठीक है, लिखित स्रोत के रूप में, अब जैसे आपको पता होगा वेद था ना, कितने वेदा थे? 4 वेदा थे, ठीक है। तो ऋग वेदा जो ओल्डेस्ट वेदा अमंग ऑल, तो एक आपका ऋग वेदा एंड रेस्ट ऑफ द 3 वेदाज, ठीक है, कौन कौन थे? यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा, ठीक है। तो जब यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा जिस काल में क्या हो रहे थे, डेवलप हो रहे थे, उस काल को हम क्या बोलते हैं? पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। इसी में जो है पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन, इसी में क्या मिलता है साक्ष्य? सभा और समिति का। व्हाट इज सभा एंड समिति? ठीक है, यह सभा एंड समिति इज ए पार्ट ऑफ या एलिमेंट ऑफ लोकल गवर्नेंस, ठीक है। यह एग्जाम्पल था किसका? स्थानीय स्वशासन का, ठीक है जी। उसके बाद कौटिल्य या विष्णु गुप्त, क्या बोलते? विष्णु क्या नाम था उसका जी? कौटिल्य या फिर चाणक्य, उसके एक किताब हुआ करता था, क्या चीज? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नाम था अर्थशास्त्र, लेकिन किताब क्या था? संबंध क्या था इसका? पॉलिटिकल था, ठीक है। इसमें एक शब्द आता है पंचगामी। व्हाट इज पंचगामी? पंचगामी इज ए ग्रुप ऑफ 5 विलेज, ठीक है। देन पंचगामी मीन इट इज द एलिमेंट्स ऑफ लोकल गवर्नेंस ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एंशिएंट काल में भी साउथ इंडियन की अगर बात करें, तो साउथ इंडिया में 3 एम्पायर क्या थे? चेर, चोला एंड पांड। तो चोल से जो है, चोला से क्या एक इंस्क्रिप्शन दिखाई पड़ता का नाम है उरैयूर इंस्क्रिप्शन। उरैयूर इंस्क्रिप्शन, उरैयूर अभिलेख, ठीक है। तो उरैयूर अभिलेख से 3 शब्द दिखाई मिलता है। एक है शब्द आपका उर, उसके बाद क्या है? सभा, उसके बाद क्या है? नगरम, ठीक है। उर, सभा एंड नगरम इट इज द एलिमेंट ऑफ लोकल गवर्नेंस, ठीक है। तो इतनी सारी जो है आपको दिखाई पड़ती है कब से? एंशिएंट काल में। हाँ, चोल, छोले, छोले भटूरे, ठीक है। यह भी एक अलग रेसिपी है छोले और भटूरे का। कितने लोग ललायित रहते हैं, लेकिन बताओ अच्छा आप लोग छोले भटूरे खाना हो तो कहीं पंजाब में खाया कि यहाँ तो बहुत ऑयल ही रहता है, तेल जो है निकलते रहता है, ठीक है। वहाँ पे पता नहीं कैसे बनाता है, पूरा ऑयल जो है उसका। ब्रेड पकौड़ा भी खाई तो पूरा ब्रेड पकौड़ा एक बार प्रेस कीजिए तो पूरा ऑयल बाहर निकल जाता है, खाने का मन नहीं करता है ना। अब कभी जाइए दिल्ली उल्ली तो अग्रवाल स्वीट्स, दिल्ली में पूरा, दिल्ली का पूरा कैप्चर कर ले कौन? अग्रवाल स्वीट्स, हर कॉर्नर पे जब घूम रखे हैं आप, ठीक है। तो उसका ब्रेड पकौड़ा मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि ऑयल ज़्यादा दिखाई, भले अंदर घुसल हो उसे मतलब हाँ। देखिए मध्यकाल में आप पढ़े होंगे 2 डायनेस्टी, एक है दिल्ली सल्तनत, एक है आप मुगल सल्तनत, ठीक है। देखिए कहा जाता है कि लोकल गवर्नेंस यहां भी था, लेकिन ये लोकल गवर्नेंस ज़्यादा डेवलप, लोकल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर ज़्यादा डेवलप स्वरूप में दिखाई नहीं पड़ता है। कब? इन मेडाइवल फेज। क्यों? यहां पर इन्वेजन ज़्यादा था, बाय आक्रमण जो है, एक्सटर्नल इन्वेजन प्लस एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। बात को समझो एकदम ध्यान से। मेडाइवल फेज में भी हम आपको इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है।
हमको इतिहास में उतनी ही जानकारी है जितना पॉलिटी समझा सके, बाकी इतिहास आप उनसे ही समझे तो ज़्यादा। हाँ, उनके सामने क्या है, सूरज को दिए दिखाने जैसा है, लेकिन काम भर से सीख लेना हम भी, ठीक है। तो मेडाइवल एज में, ठीक है, लोकल गवर्नेंस ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों? ड्यू टू एक्सटर्नल इन्वेजन प्लस एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ये यूरोपियनों का आगमन जो है कब से आरंभ हो गई थी? अरे वास्को डी, उस समय शासन किसका था? दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। उसी के बाद फिर मुगल। इसलिए कहा जाता है कि यह जो समय है, यह एक इस समय लोकल गवर्नेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन ब्रिटिश इसमें एक अधिकारी आते थे, नाम है चार्ल्स मेटकाफ। वो कहता है कि भारत का स्थानीय स्वशासन यह एक क्या है, लघु गणतंत्र का क्या है, यह लघु गणतंत्र। इन्होंने एक शब्द दिया, वो शब्द क्या है आपका? गणतंत्र, ठीक है। इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ रिपब्लिक। सबसे पहले ब्रिटिशों में जो सबसे पहले भारतीय स्थानीय स्वशासन की जो शब्द दिया, वो शब्द कौन था? इट इज अ शॉर्ट फेज ऑफ, हम रिपब्लिक कह सकते हैं, इट इज अ शॉर्ट पैटर्न ऑफ रिपब्लिक कह सकते हैं। यह शब्द दिया किसने था? चार्ल्स मेटकाफ ने। उसके बाद जो है 1882 में एक व्यक्ति हुए लॉर्ड रिपन, लोग अपने आगे नाम के आगे जो लॉर्ड लगाते थे, लॉर्ड रिपन। आपको सर पढ़ाए होंगे कि ये लोग हम लोगों को जो है जाहिल समझते थे। ये कहते, ये बोलते थे हम लोग क्या है, हम लोग गोरे हैं, तुम लोग क्या हो, काले हो, ठीक है। बोला कि हम गोरे लोग ईश्वर के क्या हैं, दूत हैं, हमको ऊपर से भेजा गया है काले लोगों को सब बनाना। पृथ्वी पर काले लोग क्या है, हम सभी, आप गोरे नहीं। हम ही सब नहीं रहे, उसके सामने हम भारतीय पूरे क्या थे, काले ही थे, ठीक है। बोलते ये जो भारत अफ्रीका में रहने वाले लोग जो क्या है, वो काले लोग हैं, ये सब क्या है, असभ है। हम गोरे ईश्वर के क्या हैं, दूत हैं, हमको भेजा गया है ये काले लोगों को सब बनाने का। इसलिए जो अपने नाम के आगे लॉर्ड लगाते थे, लॉर्ड, हम भगवान के क्या है, दूत है। इसलिए कहा जाता है कि जो ब्रिटिश की कौन सी पॉलिसी थी, कॉलोनियल पॉलिसी थी, यह क्या था, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी पर क्या था, यह बेस्ड था। व्हाइट मैन बर्डन, हम जो व्हाइट मैन पर एक बर्डन है। कितना मूर्ख बनाया भाई मेरे को ये, ठीक है। मतलब हम लोग असभ्य थे और ये लोग, और इसको ये भी नहीं पता कि हमारा सिविलाइजेशन जब से स्टार्ट हुआ तब से ये लोग पेड़ पे उछल रहे होंगे, ठीक है। इसलिए कहा था कि अपनी संस्कृति को भूल जाइएगा तो हाथे चढ़ जाइएगा, ठीक है। और कहा जाता है एक ही व्यक्ति थे जिसके जाने मात्र से हम भारतीय सभी रो रहे थे। वो व्यक्ति कौन था? लॉर्ड। भारतीयों के लिए काम किया, कौन? लॉर्ड। कुछ इतिहासकार तो कहता है कि ब्रिटिश जो है भारत के लिए क्या था, वो वरदान था। देखिए इतिहास लिखने वाले को कई विचारधाराएं थे। एक क्या, भारतीय में भी क्या थे, नेशनलिस्ट, ठीक है, इंटरनेशनलिस्ट। उसके बाद क्या है, फॉरेनर। कई विचार पर इतिहास लिखा गया है, कई विचार हो सकते हैं, ठीक है। ब्रिटिश क्या बोलता है कि तुम्हारे यहाँ पहले क्या था, जा कबूतर जा, हमने तुम्हें क्या दिया, तार दिया, टेलीफोन दिया, ठीक है। तुम लोग पहले बैलगाड़ी से बराती जाते थे, मैं तुझे रेल दिया, रेलवे। बोला अरे ये भारतीय इतिहासकार ने इसका क्या किया, निरीक्षण किया। कहता है कि ब्रिटिश हमें रेलवे तब दिया जब ब्रिटिश में क्या आई हुई है, औद्योगिक क्रांति, ठीक है। उद्योगों का बोलबाला, इसका मतलब रॉ मटेरियल्स चाहिए इसको,
ठीक है, रॉ मटेरियल्स। उसके बाद इसको क्या चाहिए, मार्केट। रॉ मटेरियल्स कहाँ से जाएगा, ये मार्केट कौन बनेगा, हमारे यहाँ क्या है, संसाधन ही एक जो रॉ मटेरियल्स के रूप में, एक मानव ह्यूमन रिसोर्स के रूप में सब संसाधन कहाँ पर है, तो ब्रिटिश का मुख किस ओर होगा, ये रेल से भर भर के क्या गया, क्या गया रेल से भर भर के, मध्य प्रदेश। बताओ, राजस्थान से तांबा, मध्य प्रदेश तांबा लेकर जाना हो तो घोड़ा पर लेकर जाएं, बे ऑफ बंगाल तक ट्रेन चाहिए ना जी, मालगाड़ी चाहिए। तो भी भारतीय इतिहासकार बोला, भाई ये तुम रेलवे जो लाए हो ये हमारे फायदे के लिए नहीं है, ये फायदा। लेकिन हम लोग क्या कर लिए उसमें, ट्रेन देखिएगा आज भी है, बेंगलोर जाना है तो पास वाली सीट से दोस्ती हो जाएगा आपका, ठीक है, 3 दिन लग रहा है, कब यार ठीक है कोई कहीं लगा रहा है, हम लगा हुआ हो। इससे बढ़ क्या रहा है, जनसंपर्क बढ़ गया। इसे क्या बढ़ गया, जन भाईचारा, भाईचारा ऑन टॉप चला गया, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटिश की बेरिया जो थी उसी को मैंने क्या बना लिया, हथियार बना लिया, ठीक है। और एक साथ उसके बाद तुम भी गुलाम हम भी, आओ मिलकर क्या करें, चिल्ला तुम रेलवे चलाया था अपना फायदा के लिए, इससे हम अपना क्या बना लिए, हथियार बना लिए, ठीक है। इसलिए ब्रिटिश की हर काम पे मुझे शक नजर, उसको हर काम पे मुझे शक दिखाई पड़ती है, हर काम में कुछ ना कुछ खोट दिखाई। इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा समय कब माना जाता है, जब राज्य सरकार इंश्योर कर दे किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है 5% निश्चित लाभांश दिया था किसको, कंपनी को, इन्वेस्ट कर दिया, पूरा पटरी उटरी बिछ गया सब। लेकिन वो लाभांश किस पर भारित था, भारत की संचित निधि पर। इसलिए इकोनॉमी का पढ़ना क्या है, बहुत जरूरी है। हम तो कहते हैं पूरे विषय के मध्य में कौन बैठा हुआ है, इकोनॉमी। लेकिन हम इकोनॉमी देख कर कहीं क्या हो जाते हैं, नर्वस। डेटा पूछ लिया का पूरा जैसे डेटा देखे हो गए नर्वस, अब एग्जाम ना निकलता हुआ। तुम डेटा पढ़ो यार, तुम कमिटी नाम देने जा रहा हो, तुम डेटा पढ़ो यार, ठीक है। सभी विषय का मूल्य कहां छुपा हुआ है, इकोनॉमी में, ठीक है। उसके बाद अब देखो 1907 का रॉयल कमीशन 1907 का रॉयल कमीशन, 1907 के रॉयल कमीशन में क्या कहा गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मतलब शासनों का क्या करना है, विकेंद्रीकरण, शासनों का। ये डेवलपमेंट ही तो दिखा रहा है, ये डेवलपमेंट ही तो दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद 1919 का मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919। इसमें किसकी बात की गई है, यहां पर सब्जेक्ट बांटा, यहां पर सब क्या हुआ, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट, किसके लिए, फॉर लोकल गवर्नेंस, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट। तो ब्रिटिश कालीन जो है लोकल गवर्नेंस को आप कुछ इस प्रकार जो है डेवलपमेंट दिखा सकते हैं। पहला क्या आपका, कौन, मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ। व्हाई चार्ल्स मेटकॉफ, he said about our local governance is a short period या फिर शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिपब्लिक। इन्होंने बोला क्या है, यह एक लघु गणतंत्र का क्या है, यह एग्जाम्पल, इज एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिपब्लिक, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1882 का लॉर्ड रिपन का रेजोल्यूशन, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक व मैग्ना कार्टा, ठीक है। चाहो तो चिपका दो ना, हमारे पास जगह नहीं तो हम नहीं चिपका रहे हैं, तुम चिपका दो अपने नोट्स में, ठीक है। यह क्या है, जनक, सीता जी के बाबूजी नहीं, जनक। उसके बाद क्या है, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, ठीक है जी। अब है
साडा संविधान, इसको मिटा दे क्या, या इसको हटा ही देते हैं? क्या डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स टुवर्ड्स लोकल गवर्नेंस, उसको मिटा दें, हटा दें इसको? क्या है? विषयों का विभाजन, स्थानीय स्वशासन के लिए विषयों का विभाजन। ठीक है जी, चले आगे। अब देखिए, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सोचो कि अगर आज की क्लास अगर नहीं डाला जाए यूट्यूब पर, जो आज मस्ती कर रहे हैं, मैं कोशिश में लगा हूं कि आज का क्लास नहीं डाला जाए। हैं? खुलवाते हैं, रिकॉर्डिंग है, लेकिन कोशिश में है कि आज रिकॉर्डिंग नहीं डाला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब समझो, संविधान, हम क्या लिखे, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में। ठीक है, हमारे संविधान का मतलब क्या? संविधान बनने से लेकर संविधान लागू होने तक। ठीक है, संविधान बनने से लेकर संविधान लागू होने तक। अब जरा समझिए क्या है, हमारे यहाँ दो विचारधारा के लोग एक साथ रह रहे हैं, यही तो भारत की क्या है, खूबसूरती है। ठीक है, कि हमारे यहाँ एक तरफ महात्मा गांधी भी है और एक तरफ भीमराव अंबेडकर भी, दोनों अलग अलग विचारधारा के और दोनों अलग अलग क्या है, प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। ठीक है, एक महात्मा गांधी और एक है अंबेडकर जी। ठीक है, आप अगर सोचिएगा, इनका कहना है कि भारत की जो शासन व्यवस्था है, भारत की जो शासन व्यवस्था है, इसका आधार क्या है? स्थानीय स्वशासन। देखिए, शासन चलाने का दो ही फॉर्म हो सकता है। ठीक है, या तो क्या हो सकता है, बॉटम टू टॉप हो सकता है। ठीक है, और एक क्या हो सकता है, टॉप टू बॉटम हो सकता है। ये कंसेप्ट क्या है आपका, बॉटम टू टॉप, और ये क्या है आपका, टॉप टू बॉटम। ठीक है, अंबेडकर जी का मानना था कि यह स्थानीय स्वशासन जो है हमारी शासन व्यवस्था की जड़ता है। जड़ता, जड़ता नहीं समझते आप लोग, इनर्शिया। ठीक है, पढ़े होंगे आप लोग साइंस में, जड़त्व का सिद्धांत, कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। क्या था इनर्शिया? ऑब्स्टिकल। इनर्शिया का मतलब क्या था? आप रोड पर गाड़ी लेकर जा रहे हैं, ब्रेकर है, वो ब्रेकर क्या है आपका, जड़त्व ही तो है, जड़ता ही तो है, आपके स्पीड को वो कम कर देगा। ठीक है, ये क्या, ये जो सिद्धांत, ये सिद्धांत है क्या चीज आपका, जड़त्व, जड़ता। तो अंबेडकर जी का मानना था कि स्थानीय स्वशासन जो है शासन व्यवस्था की क्या है, वह जड़ता है। बात को समझ पा रहे हो, जड़ता, जड़त्व, ये सब साइंस कहाँ से घुस गया है? में साइंस नहीं घुसा है, इसमें जो है शब्द को समझने के लिए, शब्द को समझने के लिए जो है, इसका मतलब है कि अंबेडकर जी का मानना था कि शासन का जो मूल स्वरूप कहाँ छुपा हुआ है, वह टॉप में छुपा हुआ है। मतलब क्या, यूनियन स्तर पर शासन होना चाहिए, इनका मानना था। अंबेडकर जी कहते थे गुंडाई उंडाई बढ़ जाए कहाँ पर हो, गांव के स्तर पर। और आप लोग तो बहुत लकी है कि अब मतलब आप लोग अब जाकर इलेक्शन देख पा रहे हैं। हम लोग जब छोटे बच्चे थे सुनते थे बूथे लुटा गया। ठीक है, हाँ, हमारे फादर बोलते थे कि कुछ बेवकूफ़ ऐसे लोग हैं जो बूथ लूट लिया है, जिसको पता ही नहीं कि उसमें मतलब क्या, उस पंचायत में कितने मतदाता है मान लो 100 को, वोट मार ले 200। ठीक है, बूथ लूटा, मार दिया 200, मालूम चला कि तब वोटर नहीं था। अब यहाँ का चुनाव क्या हो गया, कैंसिल। ये बार बार चुनाव कराना, इसमें क्या खर्च होता है, मैक्सिमम फ्री में रहता है। अब सोचिए इससे नुकसान क्या था, एक तो पैसे का नुकसान, उसके बाद क्या है, लॉ एंड ऑर्डर का। ये बातें समझ चुके थे कौन, मिस्टर अंबेडकर। ये चाहते नहीं थे कि स्थानीय लोगों को क्या मिल जाए, शासन का बागडोर मिल जाए।
लेकिन गांधी जी क्या बोलते थे? गांधी जी, भारत कहाँ बसता है? भारत, भारत है कहाँ? यार देखो, गांधी के हिसाब से हम भी सहमत हैं कि भारत है कहाँ एक्चुअली में? गांव में। तुम जयपुर जाओ यार, पिंक सिटी में घूमोगे, तुम राजस्थान का कल्चर समझ जाओगे? नहीं, तुम जयपुर से अजमेर जाओ, एसी में नहीं, लोकल बस में, तब तुम्हें समझ में आएगी कि राजस्थान क्या है। ठीक है, अजमेर से कहाँ जाओ? जैसलमेर जाओ, लोकल बस में, पूरा एकदम पछाला ऐसे ऐसे पकड़ के, तब तुम्हें समझ आएगा राजस्थान क्या है। ठीक है, मान लिया होगा पॉकेट मोबाइल पॉकेट में सब मार खाली कर देगा, तब समझ आएगा राजस्थान क्या है। ये बात हमें गांधी कई साल पहले से बताकर जा चुके हैं। तो इस रूप में गांधी का विजन भी क्या था? बड़ा था। ठीक है, अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर लोकल स्तर पे बिगड़ जाता है। जो अभी प्रशासन में होंगे उनसे पूछिएगा कि लोकसभा का चुनाव कराना बहुत आसान है, बशर्ते पंचायतों का चुनाव। ठीक है, आप लोग जब जाइएगा प्रशासन में, आपको जो है काफी जो है लगेगी, मेहनत लगेगी। कहां पर? पंचायतों, पूरा मैटर चल जाता है वहां। कुछ बोलना अभी उचित नहीं है ऑन द कैमरा एंड माइक बंद कर देगा तो लोग बदनाम करोगे कहा जी एक तो हम ऐसे ही बदनाम हो गए हैं। ठीक है, बदनाम मत करवाओ। यहाँ भी कुछ लोग प्रशासन लोग बोलते हैं, बाद में आप पढ़ाते पढ़ाते कुछ भी बोल लगाते बोलने, क्या गलती बोल रहे हैं हम। ठीक है, बात सही है ना जी। हम लोग जो बचपन से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, ठीक है, तो हमें तो लगता है एक तरफ गांधी भी सही है और एक तरफ गांधी वहां तक सही है कि भारत कहां बस रहा है, और अंबेडकर कहां तक सही है। अंबेडकर का मानना था यार भारत अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है कि तो आजाद हुआ तुम शासन दे रहे हो उसको। ठीक है, पहले भारत को पहले क्या कर लो? शिक्षित कर लो, उसके बाद मतलब इनका मानना था कि शासन का जो क्या है लेवल, छन छन के कहां तक आना चाहिए? नीचे तक, छन छन करके कहां तक? ब्रिटिशों का एजुकेशन पॉलिसी था क्या? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ऊपर वाले को शिक्षित करो और वो खुद जो है नीचे वाले को शिक्षा प्रदान कर दे। ऐसा हुआ ही नहीं। ठीक है, इसीलिए गांधी बोलते हैं ना 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 ना, हम यहां शासन में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी लगाने वाले नहीं है। तो शासने दे दो किसको? एक बार बताऊं, हर जगह गांधी सही ही है ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। धर्मनिरपेक्ष के तो खिलाफ थे कौन? गांधी कहता है धर्मनिरपेक्षता किसका सिद्धांत है? यह यूरोपियों का सिद्धांत है। गांधी बोलते थे भारत के हर कण में क्या बसता है? ईश्वर। मतलब कलम में भी मुझे दिखाई पड़ती है क्या चीज? ईश्वर। बकरी के मेमने में दिखाई पड़ती है क्या चीज? ये गंगा है या मैया है? ये कंकर है या शंकर है? हम मान रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मिस्टर गांधी उनका मानना था ये गाय है या माता है, ये पीपल है या प्रभु है। गांधी तो धर्मनिरपेक्ष क्या थे? वो खिलाफ थे। लेकिन धर्मनिरपेक्षता हमारे लिए आवश्यक है या नहीं दोस्तों? इसको तो एसआर बम्बई के मामले में जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया है। कब? 1994 में। ठीक है, अच्छा बताओ, आपको क्या लगता है जब संविधान लिखी जा रही होगी, इतनी बात बताने का मकसद बस यही था कि जब संविधान लिखी जा रही होगी तो विचारों के आधार पर जो है गतिरोध होगा किनके किनके बीच में? मिस्टर गांधी और अम्बेडकर के बीच में। मिस्टर गांधी और, लेकिन होनी को कुछ और ही क्या था? निपटा दिया ना कौन? दुखी। हम भी दुखी हैं, हम भी क्या हैं? दुखी हैं। यार तुम लोग बदनाम करवाओगे मुझे। ठीक है, ठीक है, अरे देखो विचारों के आधार पर खिलाफ, हम तो अपने फादर के कुछ विचार पर क्या खिलाफ है? वो कहते हैं तुम हमारे पुत्र हो इसलिए तुम्हारे ये जवाबदेही था। हम कहते हैं बाई चॉइस नहीं है, बाई लक है। वो इसे भमक जाते हैं। बताओ, बाई चॉइस अगर होता तो हम बिहार में रहते पैदा,
कहाँ होते हम? स्विट्जरलैंड। ठीक है, यहां कौन धूल फांकता भाई? यहां पर जन्म लेने का मतलब क्या है? तुम्हारी जवानी कहां जाएगी? सरकारी नौकरी में। गलती टॉप कर गए और फिर बोलना पड़ेगा हमू बनबू आईएएस। आईएएस बोलने मात्र से तुम्हारे ऊपर क्या पड़ गया? जवाब दे। कहो कलेक्टर साहब ठीक बा। अरे बाप रे, इतनी जवाब, इतना प्रेशर में जी कैसे पाएंगे भाई? ठीक है, ये भारत है। संघर्ष, भारत और लोकतंत्र, ये तीनों क्या एक ट्रायंगल का भाग है? यहां आइएगा तो संघर्ष यहां सिखाई जाती है, संघर्ष ही जीवन है यार। लेकिन ये थ्योरी नहीं चलती है कहां पर? स्विट्जरलैंड में। वहां पर क्या ईज ऑफ लिविंग कितना हाई है? हमारे यहां ईज ऑफ लिविंग हाई है, हम लोग नीचे टॉप कर रहे हैं, वो लोग ऊपर टॉप कर रहा है। वहां पर यहां पर बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है 1000-2000, माम चला खैनी में निकल जा रहा है यार। 1000-2000 से क्या होगा यार? 1 लाख 1.5 लाख रुपया लाओ तभी तो हमारी क्या आर्टिकल 21 तुम दे रहे हो यार। 1000 रुपया 1,500 रुपया, विजन इतना बड़ा है, पैसा इतना छोटा है। हमारी चॉइस होती तो हम यहां पर तो, इसलिए ठीक है, हमारी क्या है? वो संपत्ति है। मिस्टर गांधी, हो सकता है किसी विचार पर उनके साथ हो, किसी विचार पर उनके, ठीक है, भात गांव में बसता है, इसको हम बाई हार्ट, हाँ यस, लेकिन खैर होने कुछ और ही मंजूर था। ये बेचारे क्या हो गया मिस्टर अम्बेडकर भाई कि चल गांधी अब, लेकिन अंबेडकर का बाल नोच लिया एक व्यक्ति। कौन थे व्यक्ति? वो हैं, एक तो कोई थी थे, अभी नाम याद नहीं आ रहा है। वो पूछ लिया उनसे जब वाचन है, वीएन राव नहीं था रे, कुछ तो नाम भी दिया, बहुत अच्छा, वो भूल गए, कहानी भूल गए। ठीक है, जो वाचन चल था संविधान का, तो पूछ बैठा महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है या नहीं? अंबेडकर से। किससे? मिस्टर अंबेडकर से। कैसी बातें कर रहे हो भाई? महात्मा गांधी हमारे क्या रहे हैं? राष्ट्र पिता हैं। बोला तो संविधान में कहा है? अंबेडकर जी ने देखा किसको? वीएन राव को। वीएन राव बोला भाई हमारा इसमें कोई काम हम तो सिर्फ हम ड्राफ्ट तैयार कर दिए, कंटेंट डालना तुम्हारा काम था, तुम देखो डाले हो या नहीं। तब जाकर के अंबेडकर ने किसको बताया? के संथानम को। के बोला भाई इसको खोसो, इसको खोसो। किसको? मिस्टर गांधी को क्या करो? खोसो। तो इसने खोस दिया कहां पर? पार्ट 4 में। पार्ट 4 और आर्टिकल 40। बोला अब संतुष्ट हो? तो बोला यस। अब जाकर के दिल में क्या मिली? शांति। लेकिन खोसा कहाँ है? डीपीएसपी में। इसका मतलब है कि संविधान लागू होने मात्र से पंचायती राज रेगुलेशन में नहीं आएगी। इसका मतलब संविधान तक ही सीमित नहीं, संविधान लागू होने के बावजूद भी इसकी क्या होगी? विकास की आवश्यकताएं पड़ेंगी। तो केस संथानम कमेटी की सिफारिश पर पंचायती राज जो है कहां खोसा गया? खोसा गया लिखोगे या प्रावधान डाला गया? हाँ प्रावधान, ये नहीं पूरा लिख दिया खोस सोच के आ गए। ये समझने और समझाने के लिए क्या है? आवश्यक है। ठीक है, अब देखो समझो। अब बताओ, राज्य सरकार बहाल हो चुकी है, डीपीएसपी में है। अब राज्य सरकार को सलाह देने के लिए कमेटी तो होनी चाहिए भाई। एक बात मुझे बताओ, डीपीएसपी की पॉलिसी रेगुलेशन में तब आ पाएगी जब स्थानीय स्वशासन होगा, हाँ या ना? यह बातें हम क्लास के आरंभिक दौर में समझ चुके थे, हाँ या ना? ठीक है, ये बताओ, पंडित नेहरू समाजवादी थे या पूंजीवादी? समाजवादी। समाजवादियों का दिल कहाँ बसता है? फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी? इसका मतलब डीपीएसपी को लेकर के नेहरू का क्या था? कुछ अधिक क्या था? वह
नेहरू उतावला थे इस्टेब्लिश करने के लिए किसको, मौलिक अधिकार को या राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। अच्छा तो इसके लिए आवश्यक क्या है, पंचायती राज का होना। इसके लिए इसीलिए जो है उन्होंने कमेटी गठित करी 1957 में। पहली कमेटी है का नाम है बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है जी, इसको मिटा दे के संथानम को। इनका मानना है कि भाई पंचायती होना चाहिए कितने, 3 टायर। कितने टायर, 3 टायर, 3 लेवल में जो है पंचायती राज को रेगुलेट करना चाहिए। ठीक है, ये 3 टायर का मतलब क्या होगा, 3 स्तर। पहला स्तर क्या होता है, ग्राम सभा, उसके बाद क्या है पंचायत समिति या परिषद। ठीक है, उसके बाद क्या है जिला परिषद। 3 टायर है यहाँ पर, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला। आप जब वोटिंग करने जाते होंगे तो आपके पास कई जो है ईवीएम मशीन रहता होगा। ठीक है, ग्राम सभा के लिए चुनाव होता है किसका किसका, वार्ड का। कैसे, ग्राम सभा का है जो चुनाव, उसको हम क्या बोलते हैं, पंचायत ही तो बोलते हैं, ग्राम पंचायत। कैसे, हाँ देखिए इनका मानना है कि ग्राम सभा, सभा का मतलब क्या होता है, एक या कई, कई। तो कई गांव मिला करके, कई गांव मिला करके एक देखिए पंचायत जो बनता है, पंचायत 2 फॉर्म में बनता है। अगर गांव का साइज बड़ा है तो एक ही गांव वही पंचायत बन जाएगा, लेकिन गांव अगर छोटे छोटे हों तो कई गांव मिला करके एक पंचायत बनता है। आप जो बात कह रही है वो क्या है, एक बड़ा गांव को लेकर बोल रही है, वो वही ग्राम सभा, वही ग्राम पंचायत का भाग ग्राम सभा, तो वो यहाँ पे प्रतिफल हो जाएगा। लेकिन जहां पर छोटे छोटे क्या है गांव है, वहां पर क्या अलग अलग गांव मिलकर के एक पंचायत का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो हर गांव का मुखिया एक होगा, अलग अलग होगा ना भाई, वहां का वार्ड। ठीक है, अब यहां पर जो है 2 प्रकार के चुनाव होते हैं, एक है आपका एग्जीक्यूटिव और एक है आपका लेजिस्लेचर। यहां पर नहीं होता, यहां पर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव में एक होगा वार्ड, ठीक है, और एक होगा क्या आपका मुखिया या प्रधान कहते हैं। ठीक है, जुडिशरी में आता है पंच और सरपंच। ठीक है, जब आप ग्राम पंचायत ग्राम सभा का जब जाते हैं चुनाव करने तो वहां पर कई वोट डालते हैं, वार्ड के लिए अलग, मुखिया के लिए, पंच के लिए, सरपंच के लिए। ओकरे बगल में रहता है पंचायत और ओकरे बगल में रहता है कैसे, जिला परिषद। तो गांव के लोग किसको पहचानते हैं, वार्ड, मुखिया, पंच और। अच्छा, आपको लगता है कि पंचायत समिति को वो चुन कर देते हैं वोट, या जहां टिपा गया वहां टिप टाप दिए। हम देखिए गांव के लोग जिला परिषद कौन है ये जानकारी भी नहीं है, मुझे कहा चाचा वोट डाल दिया था, हाँ पता नहीं कहाँ डाल दिए हो जिला परिषद में, जे जीते उसे हमको क्या मतलब है। ओ माय गॉड, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है यार। ठीक है, मतलब जितना अवेयर होना चाहिए हम वार्ड के लिए हैं, प्रधान या मुखिया के लिए, पंच, व उतना ही हम अवेयर होना चाहिए किसके लिए भी, पंचायत समिति व जिला परिषद। खैर ये तो बहुत फंडामेंटल एंड इसका क्या है इम्प्लीमेंटेशन में जा करके हम इसको समझ रहे होते हैं। ठीक है जी, कहाँ थे हम लोग, बलवंत राय मेहता समिति थे। अकॉर्डिंग टू बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज होना चाहिए कितने टायर में, 3 टायर में, 3 स्तरीय होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इनकी बात जो है, इनकी बात को तवज्जो सिर्फ कहाँ मिला, राजस्थान में। ठीक है, इन्हीं समिति की सिफारिश पर जो है
राजस्थान का एक जिला है नागौर। नागौर, इसी नागौर जिला में जो है पंचायती राज को क्या किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है जी। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर जो है राजस्थान के किस जिला में, नागौर जिला में। इसलिए कहा जाता है कि भारत में पंचायती राज समिति का एग्जाम्पल सर्वप्रथम कहाँ दिखाई पड़ता है, राजस्थान के नागौर जिला में। ठीक है जी। उसके बाद ठीक इसके 20 साल बाद, ठीक इसके 20 साल बाद एक व्यक्ति का नाम है अशोक मेहता, अशोक राय मेहता, अशोक मेहता कमेटी 1977। ठीक है, 1977। ये कहते हैं कि भाई देखो 3 टायर ना तो कम से कम 2 टायर तो कर दो। ठीक है। और चूंकि इनकी बात उतनी तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन चूंकि इनकी डेवलपमेंट में यह क्या निभाती है, भूमिका निभाती है, इसलिए जो है हम यहाँ पर लिख बैठते हैं अशोक मेहता कमेटी। उसके बाद जो है आगे चल करके JVK कमेटी, JVK राव, JVK राव कमेटी, ये बनती है आपको 1985 में। उसके बाद है लक्ष्मी मल सिंघवी, अशोक मनु सिंघवी के बाबूजी अभी है, कांग्रेस के नेता भी हैं और क्या बोलते हैं अच्छे वकील भी हैं, अशोक मनु सिंघवी। उनके बाबूजी का नाम था ML लक्ष्मी मल सिंघवी। ठीक है। तो ML सिंघवी कमेटी, ML सिंघवी कमेटी ये बनी थी 1986 में। ठीक है। इन्होंने प्रपोज किया कि भाई पंचायती राज को एस्टैब्लिश किया जाए। उसके बाद है हाँ PK थुंगन, मम्मी रखी थी नाम इसके, PK थुंगन 1987 में। ये कहता है भाई पंचायती राज को तुम क्या दो, संवैधानिक दर्जा दो। क्या दो? तो क्या संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है इसको? संविधान में तो है, लेकिन ये है कहां पर, DPSP में। मतलब इसको रेगुलेशन में लाओ। रेगुलेशन में लाने के लिए अनिवार्य क्या होगा, अमेंड करो, अमेंड करो, इस अमेंड करके रेगुलेशन में इसको लाओ। अच्छा, इतना ही बात नहीं बोला, कहा कि भाई इसके लिए वित्त आयोग का गठन करना चाहिए। वित्त का मतलब पंचायती राज के लिए चाहिए ना पैसा, फंड। ठीक है। तो वित्त का व्यवस्था जो है, वित्त की व्यवस्था, वित्त के मतलब फाइनेंस रिकमेंडेशन आया कब, PK थुंगन कमेटी। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है वो क्या है, गाडगिल कमेटी। गाडगिल कमेटी, ये गाडगिल कमेटी कब आ रहा है, ठीक इसके 1 साल बाद 1985 से 88 तक देखिएगा लगातार जो है पंचायती राज को एस्टैब्लिश करने का जो है बातें आ रही है। पिछली बात को इन्होंने भी दोहराया, किसने, गाडगिल कमेटी में, कि इनको क्या मिलना चाहिए, संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। संवैधानिक दर्जा मिले। ठीक है। इन्होंने वित्त पोषण की बात से ज्यादा इन्होंने जोर दिया किस पर, वित्त आयोग का गठन किया जाए, राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंशियल कमेटी का गठन किया जाए। राज्य वित्त आयोग की गठन की बात करी है किसने, गाडगिल कमेटी ने। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि इनके निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन की क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाए। किन्होंने कहा, गाडगिल कमेटी ने। सवाल कैसे आएगा, सवाल आ सकता है लिखित में से, कौन सी वह कमेटी है जिसका संबंध पंचायती राज से नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से वह कौन सी कमेटी है जिसका संबंध पंचायती राज से नहीं है। ठीक है। तो कौन कौन सी कमेटी है, बलवंत राय मेहता,
अशोक मेहता, JVK राव कमेटी, ML सिंघवी कमेटी, PK थुंगन कमेटी एंड गाडगिल कमेटी। ठीक है, यह कितना है जी? 4 2 6, 6 कमेटी है। ये 6 कमेटी मिलकर के रिकमेंड किया किसके लिए? पंचायती राज के लिए। बात समझ में आ रहा है? पहली कमेटी कौन है? बलवंत राय मेहता। सेकंड क्या है आपका? अशोक मेहता। फिर क्या है आपका? JVK राव कमेटी। फिर क्या है आपका? ML सिंघवी कमेटी। फिर क्या है आपका? PK, और लास्ट क्या आपका? गाडगिल कमेटी। ठीक है, और सवाल कैसे आ सकता है? हो सकता है सवाल पूछ ले, इसको हायरार्की में लगाइए, मतलब क्या, ऊपर से नीचे क्रम या नीचे से ऊपर क्रम। तो सबसे पहला क्या आपका? इसी क्वेश्चन का स्वरूप वो चेंज कर दे, बोल दे मैच द फॉलोइंग, एक तरफ कमेटी और एक तरफ ईयर, मैच द फॉलोइंग, खत्म। ठीक है, आ रही बात समझ में? बुझाया? बत्ती जली? अब चलिए कि जब ये भाई साहब, अब एक बात कॉमन चल रहा है, कॉमन ये है कि इसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। कैसे? अमेंड करके। अब देखो, संशोधन हुआ, क्या हुआ? संशोधन, अमेंडमेंट। 2 अमेंडमेंट किया गया एक ही साल। ठीक है, गाल पे हाथ देकर मत बैठो। 1992, 93 और एक है आपका 74, साल वही रह जाएगा भाई। ठीक है, अब बताओ, बेंगलोर में पूरा मामला फंस गया है, आरसेब जी तक क्या वो मुंह आ गए में हैं, भाग गया है। अच्छा बताओ, ऐसा हम लोग का फायदा हुआ हो? पूरा सब पागल भेले, मेरे गली में सब पूरा बम पड़ा के उड़ेले है सर, तो तुमको क्या बोला? और पता नहीं गाली दे रहा है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, इस साला कप नाम दो, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। तो गाली दे रहे हो का जी? बोला नहीं, ये भाषा कहाँ का कन्नड़ भाषा। मैं कोची बोल रहे तुम, समझाओ हमको। कितनों गाली देकर निपटा दिया इसमें, बताइए। अरे तुमको मिल क्या गया? खुशी। हमें तो आश्चर्य लगता है, वो लोग कितना हंसता होगा हम लोग के बेवकूफ़ी पर। खेल हो रहा है, पैसा उसको मिला, विकास उसका हो रहा है, तुम्हारा क्या हो रहा है? ठीक है, चलो देखो इधर ध्यान से। ठीक है, आप लोग भी लवर्स है IPL के। हमें तो बहुत गंदा लगता है, हम लोग कि देश की इंटीग्रिटी के खिलाफ है यह। ठीक है, कोई पंजाब का उठैले झंडा, कोई लखनऊ का उठैले है, कोई अरे भाई हम सब क्या है? भारतीय। हम सबको एक झंडा लेना चाहिए, वो क्या है? तिरंगा यार। ठीक है, अब बताओ, बिहार अभी नहीं है, आधा बिहार लखनऊ, आधा बिहार कोलकाता बटा हुआ है। ठीक है, क्या पता कल आगे चल करके पटना का आ जाए कोई। ठीक है, हम लोग फिर अब पटना को उठा लेके झंडा, यार तो फिर भारतीय भावना कहाँ चला गया फिर? ठीक है, हम तो बहुत खिलाफ है इसके। ठीक है, हैं वर्ल्ड कप में आज ना 18 साल है तब ना। ठीक है, ये बताओ, जो बच्चा आज ले रहा है पैदा, वो 20 साल के बाद जब देखेगा कि वो अपने बचपना में देख रहा है, कभी झंडा ये ले रहा है, कभी झंडा वो ले रहा है, उसके लिए फेटाइल झंडा। हम लोग के लिए क्या है कि पहले एक ही झंडा के तले थे, इसलिए कॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है कि एक मेन झंडा है। जो अभी ले रहा है पैदा बुतरू सब, वो देख रहा है कभी तिरंगा ले रहा है, कभी कुछ ले रहा है, कभी कुछ, उसके लिए फर्क ही नहीं है, राष्ट्रीयता ही नहीं रहेगी भाई। हम खैर चलिए, आपकी ये क्या स्वतंत्रता है, यही तो लोकतंत्र है। ठीक है, आइए देखिए, 73वां संविधान संशोधन से का भइल? अनुसूची में परिवर्तन आयल। कौन सा अनुसूची जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो इधर का जोड़ा गया? इधर 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। ठीक है जी,
एकदम एक साथ पढ़ेंगे। इसको बांट दे क्या, लो बांटिए दिए, एक तरफ 73वां और एक तरफ 74वां। ठीक है जी। अच्छा, ये साल दो दो लिखा हुआ है, दो अमेंड का हो जाना और अमेंडमेंट का लागू होना दोनों अलग अलग बातें हैं भाई। ठीक है, दाल भात का बन जाना और दाल भात को चपत कर देना दोनों अलग अलग बात है। हो सकता है खाना बन गया हम 1 घंटा बाद खाएंगे, हो सकता है बीच में मामा आ गया तो मामा को हटाएंगे तब उसके बाद कोई बीच में होता है खाना बन गया कोई टपक गया का हो, और वो फेरा में काश कोई पूछ ही लेगा। ठीक है, हम लोग थे बैचलर में चुपके से बात है खाना, कोई दोस्त जाने ना, आया पहुंच जाए का भाई ठीक है, हाँ ठीक है, और बताओ खाना नहीं बना है भाई, चाय पिएगा। ठीक है, उसके बाद अनुसूची 11 में क्या जोड़ा गया, पंचायती राज। इसको किस भाग में जोड़ा गया, भाग 9, भाग 9। 12वीं अनुसूची में इधर क्या दोगे, नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका। ठीक है, इधर भाग 9 का क्या होगा, एक या ए बोलिए, बात क्या है, पहला ही लीजिए। ठीक है, यहां पर एक लिखो क्योंकि हमें जो है आर्टिकल को क लिखो, अ लिखिए, ए लिखिए, जो भी लिखे पहला लेटर ही लिखिएगा। ठीक है, अच्छा भाग में आने का साफ मतलब है आर्टिकल से इसका रिलेशन होगा, हाँ या ना, आर्टिकल से अनुच्छेद, अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, 243 से लेकर के 243 के ओ तक, ओ ए बी सी डी से लेकर कहां तक, ओ तक। ठीक है जी, इसमें देखिएगा आर्टिकल है 243 का ओ हो गया है तो कहां से है, पी से, कहां से होगा स्टार्ट, ओ के बाद क्या आता है पी, ओ पी। उसके बाद क्या है 243 के जेड जी तक है, कहां तक है, जेड जी, मतलब पी 243 पंचायती राज, ए से लेकर कहां तक, ओ तक, क्या है, सिर्फ पंचायती राज है, सिर्फ क्या है, पंचायती राज। ओ के बाद आगे बढ़ेंगे क्या चीज, पी तक, पी से कहां बढ़ जाएंगे, जेड, और फिर लौट के आए कहां पर, ए, और फिर ए से कहां तक चलेंगे, जी तक। तो क्या मिलेगा हमें, नगर के पालिका है, नगर पालिका। ठीक है, अब देखो क्या है, इसी में प्रावधान है। ठीक है, प्रावधान क्या है कि इसमें जो चुनाव होगा वो चुनाव कैसा होगा, प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव, बात समझ में आ रही है, प्रत्यक्ष चुनाव। चुनाव में भागीदार खड़े होने के लिए कितना चाहिए, उम्र कम से कम 21 वर्ष, कितना वर्ष, 21 साल। 21 साल के अगर आप हो जाएंगे तो आप मुखिया ये सब बनने के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। ठीक है, कर लो डिस्कस। उसके बाद क्या है, इनका इलेक्शन कौन करवाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। यही कॉपी कहाँ उतर जाएगा, सेम टू सेम कहाँ पर, नगर पालिका। ठीक है जी। उसके बाद ये है, आप समझिएगा, यह जो पंचायती राज है और ये जो नगर पालिका है, यह किस सूची का विषय है, यह राज्य सूची का विषय है। यह किस सूची का विषय है, मतलब अलग अलग राज्य जो है अपने लिए पंचायती राज के लिए अलग अलग व्यवस्था करेगा। ठीक है जी, अलग अलग राज्य, जैसे बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, बिहार की जो क्या है, बिहार में जो क्या है पंचायती राज है वो क्या है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006। ठीक है, तो हम यहां पर जो भी पढ़ने वाले हैं वो बिहार को ध्यान में रख के पढ़ने वाले हैं। बिहार, साडा बिहार, ठीक है, अपना बिहार, अपना माटी, ठीक है,
हाँ, उसके बाद है, कहता है इसमें जो आरक्षण है, आरक्षण, रिजर्वेशन, आरक्षण किसको मिल रहा है? डेप्रिव्ड क्लास, एससी और एसटी, किस अनुसार? जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या अनुपात। और कहा गया है, ठीक है, कहा गया है कि महिला को जो आरक्षण मिलेगा पंचायती राज में, वह एससी और एसटी का कितना तिहाई होना चाहिए? 1/3 कम से कम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन बिहार में अभी परसेंटेज कितना हो गया है? 50%। बिहार में अभी कितना है महिलाओं के लिए? 50%। ये बात समझ में आई? एक जनरल नॉर्म से कि एससी एसटी का जो रिजर्वेशन होगा वो क्या होगा? जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है, जैसा कि हम लोकसभा में पढ़ रहे थे, ठीक है, हम लोकसभा में भी पढ़ चुके हैं क्या चीज? यह जो ड्यूरेशन है जनसंख्या के अनुपात में, इसको कब तक के लिए स्टॉप कर दिया गया है? 25 जनवरी 2030 तक, ठीक है। तो जो प्रोविजन लोकसभा में था, जो प्रोविजन विधानसभा में था, वही प्रोविजन कहां भी है? पंचायती राज में। इसी के बिहाफ पर जो है महिलाओं को आरक्षण जो है कि एससी एसटी का कम से कम कितना होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए। लेकिन बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में अमेंड करके क्या प्रावधान डाला गया? महिलाओं के लिए कितना परसेंट? इसका साफ मतलब है कि पंचायती राज को रेगुलेट करने के लिए राज्य विधान मंडल क्या होगा? बॉस है। राज्य विधान मंडल जो है पंचायती राज से संबंधित कोई भी कानून बना सकती है, ठीक है। और इसका चर्चा कहां पर है? 243 के में, 243 के में है। अच्छा, राज्य विधान मंडल जो यह कानून बनाएगा वह क्या होगा? एनजेआर होगा। एनजेआर का मतलब क्या? इस पे कोर्ट में चैलेंज किया नहीं जा सकता। ये नहीं कि महिला को मिल गया 50%, हम कहां पहुंच गए कि हाय दैया हम बर्बाद हो गए। आप ऐसा, क्योंकि राज्य विधान मंडल इसके लिए क्या है? पावरफुल है। और ये कहां पर कहा गया है? आर्टिकल 143 के में कहा गया। ये बात समझ में आया है? क्वेश्चन आया था, यही था क्वेश्चन। चलिए, अब संतुष्ट? आगे दाल गल जाएगा। क्लास खत्म हो जाने के बाद हमें नहीं लगता है कि क्वेश्चन वाइड हो जाए आपके हैंड से, बशर्ते आपको बहुत चालाकी के साथ क्लास में रहना पड़े। कुछ लोग कहानी में खो जाते हैं। कहानी नहीं होता है, ये मेरे क्लास की स्ट्रैटेजी होता है, ठीक है। और अरे ये आता है हंसते होते, अपने लाइफ में बहुत सीरियस रहते हैं, ठीक है। बस आप सहज फील कर सके क्लास में, आप सहज रहिएगा तभी तो सवाल पूछ पाइएगा। आप सहज रह सकें। आपको जो है किताबी भाषा से हटा करके आम जनजीवन से जोड़ करके सिखा करके निकाल दें, यही हमारी क्या होती है? कोशिश होती है, ठीक है। इस एक सवाल और था, ठीक है, जो अक्सर हम पढ़ाते रहते हैं कि यह जो प्रावधान है वह लागू नहीं होता है। ये जो क्या है, आप ये जो पढ़ते आ रहे हैं, यह जो प्रावधान है, यह प्रावधान लागू, पूरे कंसेप्ट पे भारी पड़ेगा आपका ये कि कहाँ लागू नहीं होता है। कहाँ पर लागू? तो 5th एंड 6th शेड्यूल में जो क्या है, राज्य है, वहां पर यह लागू नहीं होता है। आ रही बात समझ में? और 5th शेड्यूल क्या है, 6th शेड्यूल क्या है, आप जाकर शेड्यूल समझिए, ठीक है। उसके बाद यह लागू नहीं होता है कहां पर? मणिपुर, कानपुर, मणिपुर में यह नियम लागू नहीं होता है। यह बात समझ में आया? कौन कौन अनुसूची है? 5 और 6ठी अनुसूची के राज्य। 6ठी अनुसूची में कितने राज्य हैं? कौन कौन सा राज्य है? ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद यह किस राज्य पर लागू नहीं होता है? ठीक है, क्या चीज?
ये कब क्या बोलते हैं, पांचवी अनुसूची उसको घेर लेता है, अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र। और ये अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र को कौन एस्टैब्लिश करता है? कोई एरिया अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रपति। ठीक है जी। तो यह लागू कहां पर नहीं होता है? मेनली 5th and 6th एंड मणिपुर यह लागू। उसके बाद है बिहार में पंचायती राज कितने टायर है? 3 टायर। कौन से टायर है? पहला है आपका ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, पंचायत समिति, उसके बाद क्या है? जिला परिषद। ठीक है। सेम चीज चिपक जाएगा कहां पर? नगर पालिका में। ठीक है। नगर पालिका भी कितने टायर का है? 3 टायर का है। कौन कौन? नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। ठीक है। तो बिहार में पंचायती राज कितने टायर, म्युनिसिपैलिटीज कितने टायर? 3 टायर का। ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें और छूट गया है कि इसमें सब्जेक्ट कितने हैं? पंचायती राज में टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? 29 सब्जेक्ट है। और म्युनिसिपैलिटीज में कितने सब्जेक्ट है? 18 सब्जेक्ट है। ठीक है जी। इसको छाप लिए? छापिए हैं कहां से? जल्दी से छापो यार। हो गया? छाप लिए इसको? पंचायती राज, नगर पालिका। ठीक है। नगर पालिका किस शेड्यूल में है? 12वीं अनुसूची। ठीक है। नगर पालिका किस भाग में है? किस आर्टिकल? 243 पी से लेकर के जेड जी तक। ये बताओ, पंचायती राज और नगर पालिका किस सब्जेक्ट का विषय है? मतलब अलग अलग राज्य अलग अलग अपना कानून बना सकता है, आया ना? किस आर्टिकल में लिखा गया है? 243 का के में। ठीक है। उसके बाद बताओ कहाँ थे हम लोग? हाँ, राज्य सूची। ठीक है। उसके बाद चुनाव कैसा है भाई इसका? प्रत्यक्ष। ठीक है। इसका निर्वाचन कौन करता है? आरक्षण क्या है? SC ST का जनसंख्या का अनुपात होना चाहिए। और ये कब तक चलेगा ऐसा प्रावधान? 25 जनवरी 2023 तक। ठीक है। महिला को कितना मिलना चाहिए? SC ST का 1/3। बट बिहार में कितना है अभी? ठीक है। बिहार में अलग 50% एक्स्ट्रा, मतलब अलग है। क्यों ऐसा? क्योंकि 243 जो है बिहार राज्य विधानमंडल को यह शक्ति देता है कि वह इसके लिए कानून बना सके। ठीक है। आ रही बात समझ में? अलग अलग राज्य। अच्छा, एक चीज यहां पर जो है, दार्जिलिंग में भी यह लागू नहीं होता है। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। किशनगंज से जब आगे जाइएगा, ठीक है, बिहार मोर ये सब दार्जिलिंग में आ जाता है। कभी घूम के आइए। ठीक है। हाँ, कभी बस ले लीजिए, कभी ट्रेन ले लीजिए। अभी आप लोगों का विद्यार्थी ले तो आप लोग जो है ट्रेन से जाइए। 175 आई थिंक उसका भाड़ा है। NJP पहुँचिए, जाकर दार्जिलिंग घूम के आइए। देखिएगा वहाँ पर पंचायती राज का नियम में लागू नहीं होता है। उन लोगों को बताइए कि हम भले बिहार में रहते हैं लेकिन हम तुम्हारे बारे में भी
जो पूरा जो जीएस को समझ लेगा वो पूरे भारत को, यहाँ आईएएस आईपीएस बनने का मतलब सब्जेक्ट में स्कॉलर होना है या भारत को जानना है? विद्वान नहीं बनना है, भारत को अलग अलग खिड़की से, अलग अलग खिड़की से, कभी झांक लीजिए इतिहास की खिड़की से, कभी झांक लीजिए राज व्यवस्था की खिड़की से, कभी झांक लीजिए भूगोल की खिड़की से, और कभी अर्थव्यवस्था की खिड़की से, कभी समाज की खिड़की से। ठीक है क्या? आप देखिएगा, देखो होता क्या है ना कि हम विषय में, विषय का मूल्य क्या है, उस विषय को समझना, यूपीएससी को समझना है या विषय को समझना है? यूपीएससी का मतलब क्या है, बीपीएससी का मतलब क्या है? यूपीएससी का मतलब भारत को समझना है, बीपीएससी का मतलब भारत के साथ साथ बिहार को समझना है। बिहार का फंडामेंटल चीज आपको पता होना चाहिए। बिहार में एससी, विधानसभा में एससी एसटी का सीट कितना है, बिहार में लोकसभा में एससी एसटी का सीट कितना है, जानकारी है? ये सब रखते हैं नहीं, सिर्फ पढ़ लिए विधानसभा विधान परिषद हो गया, इसका मतलब यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बीपीएससी। ठीक है, बीपीएससी के लिए जो आप क्या है, भारत को समझते हुए बिहार को समझना है। ठीक है, पंचायती राज नगर पालिका का नियम कहाँ लागू नहीं होता है? दार्जिलिंग में खाली 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची मणिपुर और दार्जिलिंग में लागू नहीं होती है। ठीक है, कभी सवाल आ जाए तो चिपका के आइएगा कि कहां कहां पर लागू नहीं हो रहा। अच्छा बताओ, ये अनुसूची है 6ठी अनुसूची, कई राज्य पूछ लिया तब? ठीक है, 6ठी अनुसूची में लागू नहीं होता है, इसका मतलब वो 4 राज्य में लागू हो सकता है। अनुसूची ना पूछ ले, राज्य का नाम डाल ले, तब फंसना है वहां पर कि मास्टर बोला तो था क्वेश्चन लड़ता हुआ, लेकिन क्वेश्चन लड़ लवा। मास्टर को गाली देना बहुत आसान है। ठीक है, तो ये था आपका पंचायती राज का कथा। ठीक है, इसकी क्या है समस्या, क्या है आलोचना, क्या है समाधान, क्या, ये सब मेंस में आई है। ठीक है, अब डालिए हेडिंग आपातकालीन उपबंध। ठीक है, आपातकालीन उपबंध। अब तो आपका सिलेबस जो है आपातकालीन उपबंध, उपबंध होता है उपबंध होता है? सही है, धन्यवाद। इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी देखो सही माने में ना तो लोग सब्जेक्ट को भार समझते हो, यूपीएससी के सब्जेक्ट को भार समझते हो, पढ़ाई को कभी भार मत समझा करो। ठीक है, उसके साथ एंजॉय करो, सिलेबस के साथ खेलो। ठीक है, खूब एंजॉय करो के साथ। कितना मज़ेदार टॉपिक है ये सब। एक दिन पढ़े पूरा फंडामेंटल राइट्स खत्म, एक दिन पढ़े पूरा, किसी को टी पॉइंट्स पर गए पूरा फंडामेंटल राइट्स समझा। फंडामेंटल राइट्स बताइए, इससे जो है सुनने वाले लोग भी क्या होंगे, इससे लाभान्वित होंगे। ठीक है, शिक्षा का प्रसार होगा। अलो जाकर पूरा मतलब घरेलू बात वहाँ भी चिपकैले हैं। ठीक है, चाय दुकान पर चिपकैले हैं, पूरा पता है तुम्हें क्या हुआ, पूरा एकदम मार फंस गया पूरा। अरे ये क्या मैटर है यार। ठीक है, कुछ इतिहास पर बात कर लो। ठीक है, कुछ इकोनॉमी पे बात कर लो। ठीक है यार, उसके लिए बनो तो सही। ठीक है, कमीशन यूपीएससी है इस बार पता है 85 से 90, बताओ 85 से 90 नंबर लाने का मतलब क्या है? ठीक है, कितना कितना क्वेश्चन? 42 से 45 क्वेश्चन, 42 से 45 क्वेश्चन। ठीक है, हिस्ट्री उस्ट्री सही ढंग से पढ़ ले हो, तुम्हारा कम से कम 10 क्वेश्चन तो कवर खुद कर लेगा कौन? पॉलिटी ठीक है पढ़े हुए तो कम से कम जो है, अरे ना 10 को तो 7-8 को तो कर लेगा ना जी। ठीक है, 7-8 तो गधा हंस रहा है ये,
तू पढ़ता उड़ता नहीं है। ठीक है, तुम जितना ऑप्शन देखा यूपीएससी का वो ऑप्शन कहीं ना कहीं नोट्स इधर उधर से तो रहा ही है जी। ठीक है, अब तुम उसको यूटिलाइज नहीं करोगे तो सोचोगे जा खिचड़ी बना पूरा चाट लें उसको, संभव है? ठीक है यार, तुम आईएएस बनोगे तुम्हें यूटिलाइजेशन तो आना चाहिए ना। और हमेशा हम कहें क्या चीज, यूपीएससी का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, प्रैक्टिकल में आना पड़ेगा। उसका करंट अफेयर्स पढ़ो तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो कितना हो गया, 28 क्वेश्चन। ये बताओ, ये 28 क्वेश्चन में 40 मतलब घटाओ 245 में से 28 कितना हो गया, 17। ये 17 क्वेश्चन तुमको बाहर से लाना है, तुक्का मार देगा। तुमको एक बताओ मजेदार बात, यूपीएससी में तुक्का नहीं लगता है। यूपीएससी तुक्का, वहां पे कितने भाग्यशाली लोग अपना भाग्य आजमा चुके हैं। आईएएस भाग्य से आप नहीं बन पाएंगे। ठीक है, आपको अपना मेहनत दिखा। अच्छा, एक सबसे आश्चर्य की बात, टॉपर लोगों का पीटी का जो क्या नंबर होता है वो कट ऑफ से 1-2 ऊपर, ज्यादा नहीं, 1 से 2 नंबर ही ऊपर। इसका मतलब जो टॉपर होते हैं वो लोग कोशिश करते हैं कि मात्र जो है 42 से 45 सही हो जाए। 42 से 45 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब यू आर द कहाँ, आप कहाँ पर फाइट कर रहे हो, आप टॉप लेवल में फाइट कर रहे हो। ठीक है, तो यूपीएससी पढ़ने का चीज तो है ही, लेकिन फर्स्ट नहीं, पढ़ाई तुम्हारा क्या है, सेकेंडरी चीज है। फर्स्ट तुम्हारा क्या है, साम दाम दंड भेद, कैसे क्रैक करना है। और हम हमेशा कोशिश में रहते हैं क्या चीज, यूपीएससी में घुसो यार। तुम लोग बीपीएससी से चाहते हो मास्टर वास्टर बन जाए, कहानी अपना समाप्त हो गया। काहे, तुम यूपीएससी लेवल में आ जाओगे तो हमारा टीचर फीचर ये सब ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, बीपीएससी का इतना, हाँ इस 70वीं बीपीएससी का किया, थोड़ा नौटंकी कर लिया है, अथवा तुम लुसेंट पढ़ लो कि आप फाइट कर। जो आदमी यूपीएससी रेंज से आएगा उससे टाइगर रेलवे, उसे पूरे 5-6 कंसेप्ट, वो तुमसे पूछे बता फलना राष्ट्रपति 12वां राष्ट्रपति बताओ, ये सब कौन याद करता है? रेलवे का बच्चा। उसे पूछ लो कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रोसेस से होता है बताओ। ठीक है, लेकिन पता है तुम्हें क्या है ना, तुम चूंकि गुमान में हो, क्यों, हम यूपीएससी के बच्चे, इसलिए तुम फैक्ट पढ़ते नहीं हो और तुम्हारे पास टाइम है नहीं तो जो तुम रिवाइज करते हो। तुम ना इधर के रहे ना तुम, इसलिए तुमको कोई भी बेवकूफ बना के निकल जा रहा है। अब चलो इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, ये बताओ इमरजेंसी जो है, इमरजेंसी नॉर्मल कंडीशन या आप नॉर्मल कंडीशन है, या देश के लिए साधारण समय है या असाधारण समय है? तो असाधारण काल। पढ़ना सीखिए। असाधारण, ये बताइए आपके बॉडी में इम्यूनिटी है या नहीं? किस लिए, सामान्य कंडीशन के लिए, असामान्य कंडीशन के लिए? कोविड से लड़ने के लिए, कोविड से फेल होने के लिए? जिसका बताओ इम्यूनिटी फेल हो गया वो, ये बताओ भारत की तो भारत राज्य व्यवस्था में इम्यूनिटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। किस लिए, साधारण समय से लड़ने के लिए या असाधारण समय से लड़ने के लिए? असाधारण समय से लड़ने के लिए। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है बहुत डायनेमिक है। भारत का संविधान क्या है, बहुत डायनेमिक है। क्यों? साधारण समय से निपटने का तो प्रावधान है ही, साथ ही साथ असाधारण समय से निपटने का भी क्या है, प्रावधान है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपातकालीन उपबंध। ये बात समझ में आ रही है? आपसे पूछे कि भारतीय संविधान जीवित है, भारतीय संविधान में जीवंतता का अंश है, भारतीय संविधान डायनेमिक है। ठीक है, तो कैसे हम बता सकते हैं? क्योंकि भारतीय संविधान में कैसा गुण है, भारतीय संविधान में साधारण समय से लड़ने का तो गुण है ही, साथ ही साथ असाधारण समय से निपटने का भी क्या है, गुण है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसके लिए क्या आया है, इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है,
उसका डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। तो देखो वहाँ पढ़ा रहा नींद मरले है। पता है तुम लोग का इसी लक्षण से, पता है क्या है, हम भी आएंगे पढ़ा करके भाग जाएंगे ऐसे ही। अभी तक मतलब पैर तो जमी खिसक गई तो पता भी नहीं चला है। यार थोड़ा डायनेमिक बनो यार, ठीक है। पूरा टाइम रहता है, पूरा टाइम हो गया हो या तो या तो वहाँ पढ़ने आते हो या समय काटने आते हो, ठीक है। तुम पढ़ो यार, ठीक है। हमारा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, तुमको नौकरी के दहलीज पार करवाना भी क्या है, मेरी जिम्मेदारी है। हमारी ही मेहनत से काम हो जाएगा या आपका भी अप्रोच चाहिए? हमारी सफलता में मेरी सफलता है या अब आपकी सफलता में मेरी सफलता क्या छुपी हुई है, ठीक है। मान लो पढ़ लिख कर नौकरी नहीं लगा, तुम भी गाली दोगे, तुम्हारे बाबूजी भी गाली देंगे, तुम्हारे बाल बच्चे भी गाली देंगे। अब बताओ यार, इतना पाप उठा कर चले हम। तुम नौकरी करो यार, तुम उसके लिए पढ़ो, तुम उसके लिए क्लास में डायनेमिक रहो, तुम खूब रिवाइज करो, खुद तुम लीगल क्वेश्चन, तुम एक रेलेवेंस क्वेश्चन पूछा करो, ठीक है। कहाँ थे हम? असाधारण काल से निपटने। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि विश्व में भारत को छोड़ करके जहाँ भी संघात्मक देश है वह कैसा संघात्मक है, वह हार्ड फेडरलिज्म का क्या है, एग्जाम्पल है। कौन? हम नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर। अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर क्या बोलते हैं? चाहे वो यूएसए हो या फिर क्या हो, कनाडा, ठीक है। यह कैसा कंट्री है? यह फेडरल कंट्री है, लेकिन यहां पर जो फेडरलिज्म है वह कैसा फेडरलिज्म है? रिजिड फेडरलिज्म है, ठीक है, हार्ड फेडरलिज्म है, ठीक है। कड़ी मतलब कड़ी, वहां पर क्या है? हाँ, कड़ी संघवाद, ठीक है। संघवाद का कैसा स्वरूप है वहां पर? रिजिड, हार्ड, ठीक है। लेकिन भारत में कैसा है? भारत में कैसा? फ्लैक्सिबल। भारत कैसा फेडरलिज्म है? फेडरलिज्म। भारत का जो संघवाद है वह लचीला संघवाद है। लचीला क्या है? संघवाद है, लचीला संघवाद, फ्लैक्सिबल। और ये फ्लैक्सिबिलिटी आती है किसकी डायनेमिक होने से? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के डायनेमिक होने से। हमारा संविधान क्या है? गतिशील संविधान है। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान क्या है? गतिशील संविधान है। भारतीय संविधान की गतिशीलता ही भारतीय संघवाद को क्या बना रहा है? फ्लैक्सिबल। हम कैसे समझे? भारत साधारण समय में क्या है? भारत क्या है? साधारण समय में संघवाद है। क्या है? संघवाद। असाधारण समय में राज्य की शक्ति ट्रांसफर हो जाती है किसमें? इसका मतलब केंद्र क्या बन गया? पावरफुल। और जिस राज्य व्यवस्था की शासन व्यवस्था में केंद्र क्या हो जाए? मजबूत हो जाए, उसे क्या बोलते हैं हम? यूनिफिकेशन, मतलब यूनियन फंक्शन। इसका मतलब भारत में कहीं कहीं पर फेडरलिज्म, कहीं कहीं पर कैसा गुण है? यूनिटरी क्या फंक्शन है, ठीक है। लेकिन यूनिटरी फंक्शन कब आता है? साधारण समय, नॉर्मल समय या एबनॉर्मल समय? एबनॉर्मल टाइम में, ठीक है। ये बताओ, ये हमारे लिए कमजोरी है या हमारी गतिशीलता को दिखाता है? हमारी गति, हमारी इनर्शिया को दिखा रही है या हमारी डायनेमिक्स को दिखा रहा है? वह हमारी पहचान को दिखा रहा है, ठीक है। आप इसलिए कहा था कि भारत की विदेश नीति भी क्या है? मध्यम। ये मध्यम मार्ग का होना अपने आप में क्या है? यह लचीला गुण दिखाता है, ठीक है। हम फ्लैक्सिबल है, हम यूएस के साथ भी हैं, हम किसके साथ भी हैं? रसिया के साथ भी है। आ रही बात समझ में? यह चीजें कहाँ भी दिखाई पड़ी हैं यार? हमारे संवैधानिक उपबंध में भी दिखाई पड़ती है, ठीक है। पहली बात, आपातकालीन उपबंध है। यह कैसा समय से है, कैसा काल से है? यह असाधारण काल से। क्या निपटने की ताकत है मेरे में? यस, हमारे में निपटने की ताकत है, ठीक है। इसके लिए कौन सा प्रोविजन आया है?
इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर का विजन क्या है? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि यूएसए, कनाडा, यह भी एक क्या संघवाद का स्वरूप है, लेकिन यहाँ पर कैसा संघवाद है? रिजिड फेडरलिज्म। यहाँ पर कड़ी क्या फेडरलिज्म है? यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियां विभाजित है, वहां पर दोनों इक्वल हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? लचीला फेडरल, मतलब क्या है? फ्लैक्सिबल फेडरलिज्म है। किसके होने से? डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन के होने से। ये डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या? फ्लैक्सिबिलिटी। ये हमारी ताकत है या हमारी कमजोरी है? हमारी ताकत है। हमारी क्या है? यह ताकत है। जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, आ रही बात समझ में? इससे क्या हो क्या रहा है? क्योंकि साधारण समय में हम क्या है? संघवाद, और असाधारण समय में हम क्या हो जाते हैं? राज्य की शक्ति ट्रांसफर आती है कहां पर? ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि कहां कहां पर हमारी यूनिफिकेशन दिखाई पड़ती है? जब देश में क्या लगा हो? आपातकाल लगा हो, तो हमारे यहाँ संघवाद नहीं एकात्मक स्वरूप दिखाई पड़ता है। किसका? शासन का। समझ रहे हो बात को बंधु? आ गई बात समझ पे? ठीक है, आगे चले। प्रावधान कहाँ है? प्रावधान है भाग। किस भाग में है? 18 18। ठीक है, अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? आप लोग कितने जो है ये सब याद कर जाते हो पूरा का पूरा? हमें तो ध्यान में नहीं आता है, वो पता नहीं गलती से याद आ गया अभी। जर्मनी। ठीक है, कुछ चीजें तो पढ़ाने के समय याद आता है कि हाँ ऐसा कुछ था। इसलिए कहते हैं रोड रोड मिला वाला मत करो। तो तुम लोग का हैबिट होता है, जहाँ रोड मिल गया सर फलना क्वेश्चन बताइए ना। अरे कोचिंग है वहाँ पर। ठीक है, वहाँ फ्री रहो यार, तुम भी मस्ती करो, हम भी मस्ती कर निकले। ठीक है, तुम खूब सवाल करो। कहाँ पर? क्लास में, ऑफिस में बैठे तो वहाँ सवाल करो, खूब सवाल करो। लेकिन सवाल लीगल, वैध, अवैध। अभी सर मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। अरे हम रामदेव बाबा हैं, वो तुरंत देंगे तुमको। ठीक है, हमको खुद तुरंत काम नहीं आया। ठीक है, हम खुद ही जो है हार्ड लेबर से, स्मार्ट प्लस हार्ड, नॉट ओनली स्मार्ट। ठीक है, नॉट ओनली स्मार्ट, हार्ड। हार्ड वर्क का मतलब स्मार्ट प्लस हार्ड, दो जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक सिलेक्शन होने वाला नहीं है। स्मार्ट वर्क का मतलब सिलेबस पढ़ रहे ना 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 ना, जो पढ़ना है खूब पढ़ो, जो पढ़ना है इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। ठीक है, स्मार्ट वर्क की परिभाषा ही आप पढ़े अधूरा। घबराओ नहीं, अपना सिलेबस बहुत टाइम पे, हम लोग टाइम से क्या है बहुत आगे हैं। ठीक है, जहां पे होगा छलांग हम छलांग लगा लेंगे। कुछ लोग यहाँ भी रहता था पढ़ा यार सिलेबस। हाँ पर बर्डन नहीं है, तुमसे अधिक बर्डन क्या है? हमारे ऊपर है। अब देखो कितने प्रकार का आपात है? 3। ठीक है, 3 प्रकार के आपात का प्रावधान है। एक है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, 360। ठीक है, 3 प्रकार के असाधारण समय का चर्चा किया गया, 352, 356 और 360। अब बारी बारी से हर आर्टिकल पर चर्चा हम लोग कर लेंगे अभी। ठीक है, तो डालिए हेडिंग अनुच्छेद, इसको हटाएं। हैं कहाँ से? बोलिए बोलिए बोलिए। ये क्या पूछा? बताओ बताओ बताओ। हम साइड हो जाए, ठीक है। ये डॉक्टर अंबेडकर है, ये लचीला संघवाद, फ्लैक्सिबल। ठीक है,
ये बोर्ड पे तुम्हारा इतना फ्लो चार्ट बनता है, इतना फ्लो चार्ट से तुम्हारा काम, ठीक है, इसे फ्लो चार्ट बचा के रखना है, ना कि भून जाओ खा जाना इसी पर है। मिटाया, चलिए देखो ध्यान से, आधार, CS रिलेशन मीन्स सेंट्रल स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। उसके बाद है लेजिस्लेशन, विधायी, लेजिस्लेशन टेन्योर, विधायी कार्यकाल। उसके बाद है फंडामेंटल राइट, इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है, 352 का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। सेंट्रल स्टेट रिलेशन में जो है क्या क्या है, देखिए, लेजिस्लेशन, एजुकेटिव एंड फाइनेंशियल, ठीक है। बता आ रही समझ में, ये पूरा क्या है, 352 का हार्ट है, दिल दिल, ठीक है। इतना पढ़ लेने के बाद 352 से सवाल ना छूटे, ठीक बा। चलिए अब चलिए हम लोग, चलिए अब देखिए, कहता है आधार क्या होना चाहिए। इसके लिए दो आधार बताए गए, एक है आपका एक्सटर्नल इंसर्जेंसी, उसके बाद है आर्म रिवैलियन। आर्म रिवैलियन, इसको हिंदी में कहते हैं बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, या फिर सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है जी। दो आधार है, ध्यान समझिएगा। आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 जो है, इसके कितने आधार है, दो है। एक है आपका क्या, एक्सटर्नल इंसर्जेंसी, एक है उसके बाद है आर्म रिवैलियन, सशस्त्र विद्रोह। ये जो आर्म रिवैलियन है, यहां पर चाहो तो आप नोट में चिपका सकते हो, यह किस संविधान संशोधन से हुआ है, 44वां संविधान संशोधन 1948 से, ठीक है। कौन सा शब्द जोड़ा गया है, सशस्त्र विद्रोह। तो क्या पहले एक ही प्रावधान था, नहीं, सशस्त्र विद्रोह के आधार, सशस्त्र विद्रोह से पहले